हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री टाइम बेटा। बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पी ब्लॉक का पी ब्लॉक एलिमेंट्स में सेकंड ग्रुप, उसका 14 ग्रुप, जिसे कार्बन फैमिली भी कहते हैं। इसमें कौन कौन से मेंबर है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये मेंबर्स इस ग्रुप में है। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए इस ग्रुप का जो वैलेंस शेल है बेटा वो क्या है? NH2 यानी इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन, 2 वैलेंस शेल की s ऑर्बिटल में और 2 p ऑर्बिटल में। ओके, इसमें एलिमेंट कौन कौन बेटा आपको बताइए? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड और एक आपका और है फेरोवियम। ये एलिमेंट आपका रेडियो एक्टिव है, यानी ये मैन मेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, या कहा जाए आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसका सिंबल होता है Fl, एटॉमिक नंबर 114 और मास नंबर 289। शॉर्ट लीव होता है, इसलिए इसकी केमिस्ट्री बहुत डिटेल में डिस्कस मतलब पता नहीं है, तो हमें डिस्कस नहीं करना है। हमने सिर्फ आपको जानकारी के लिए लिख दिया कि ये भी एलिमेंट इसी ग्रुप का है। बाकी हमें जो स्टडी करनी है वो सिर्फ इन 5 ही करनी है: कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। और डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें कार्बन और सिलिकॉन क्या है? नॉन मेटल है। कार्बन और सिलिकॉन क्या होता है? नॉन मेटल है। जर्मेनियम, टिन आपका क्या है? जर्मेनियम आपका मेटलॉइड है और टिन और लेड क्या है? मेटल है। यानी कार्बन, सिलिकॉन नॉन मेटल है, जर्मेनियम मेटलॉइड है और टिन और लेड इसमें क्या है? मेटल है। ओके, अगली बात क्या है? कार्बन आपका 16th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है, मतलब 16वें नंबर पे है एबंडेंस के मामले में। कार्बन आपका मोस्ट वर्सेटाइल एलिमेंट इन द वर्ल्ड। इकोड़े जितने भी लिविंग्स भी हैं वो सब में कार्बन होता है, इसलिए मोस्ट वर्सेटाइल एलिमेंट इन द वर्ल्ड है कार्बन। हाईएस्ट कैटिनेशन पावर होता है कार्बन का। कैटिनेशन पावर क्या होता है? सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन पावर। आपको पता है कि कार्बन की इसी प्रॉपर्टी की वजह से पूरा एक अलग केमिस्ट्री हम लोग डिस्कस करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें सारे हम कार्बन के कंपाउंड्स की बात करते हैं। क्योंकि कार्बन अपने ही कार्बन से बॉन्ड करके लीनियर चेन, ब्रांच चेन, साइक्लिक, नंबर ऑफ साइक्लिक, तो लॉट ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। क्योंकि इसमें कैटिनेशन पावर क्या होती है? मैक्सिमम होती है। कैटिनेशन बोलते हैं सेल्फ लिंकेज पावर। और पूरे वर्ल्ड टेबल में सबसे ज्यादा जो सेल्फ लिंकेज पावर या कैटिनेशन पावर है वह कार्बन की ही है, ये आपको ध्यान रखना बेटा। कार्बन के 3 आइसोटोप हैं। कौन कौन से? कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ये दोनों आपका स्टेबल ज्यादा है। और ये वाला क्या आपका कार्बन 14 जो है वह रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या बेटा? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसकी जो हाफ लाइफ है वो 5770 ईयर होती है, मतलब 5770 साल में यह क्या होता है? अपने इनिशियल अमाउंट का जस्ट हाफ रहता है। और इसका यूज करते हैं कार्बन रेडियो कार्बन डेटिंग में, या फिर इसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग में। फॉसिल्स की एज डिसाइड करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। भाई कार्बन किसी भी आपका जो कंपाउंड होगा या आपका जो लिविंग होगा उसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 का रेशियो फिक्स होता है तब तक जब तक वो लिविंग होगा। लेकिन जब वो डेड हो जाएगा तो कार्बन उसमें डिपॉजिट नहीं होगा, तो क्या होगा बेटा? इसका तो ये तो रेडियो है नहीं, इसका कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ये क्या है कि इसकी हाफ लाइफ 5770 ईयर है, तो उतने साल बाद क्या होगा? अपने जो इनिशियल फ्रैक्शन था उसका क्या रह जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो उससे कैलकुलेट करके बताते हैं कि यह फॉसिल कितने समय पहले डेड हुआ है। ओके, ठीक। अगली बात करते हैं नेक्स्ट नंबर का सिलिकॉन है। इसमें खास बात क्या है? सिलिकॉन आपका सेकंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है। थर्ड कौन सा था? एल्यूमिनियम। और सेकंड कौन? वो थर्ड आपका एल्यूमिनियम था, सेकंड कौन सा है? सिलिकॉन। और सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो अल्ट्रा प्योर फॉर्म है, यानी अल्ट्रा प्योर फॉर्म मतलब उसमें इम्प्योरिटी बिल्कुल नहीं चाहिए, उसके लिए हम प्योरिफिकेशन प्रोसेस पढ़ेंगे भी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम को किस प्रोसेस से प्योरीफाई किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर यूज्ड टू मेक ट्रांजिस्टर एंड सेमीकंडक्टर्स। सिलिकॉन और जर्मेनियम के अल्ट्रा प्योर फॉर्म का जो यूज करते हैं वो कहाँ करते हैं? ट्रांजिस्टर और सेमीकंडक्टर के निर्माण में करते हैं। फिर क्या बेटा आपका ये बताइए कि टिन और लेड आपके मेटल है, और कौन सा मेटल है? सॉफ्ट मेटल है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं इसकी जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट इज हायर देन ग्रुप 13 एलिमेंट। क्यों बेटा? आपको बताया गया प्रॉपर्टी में कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? क्योंकि आपका 14 ग्रुप क्या है? राइट साइड में 13 के, इसलिए 14 ग्रुप के एलिमेंट्स की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 13 ग्रुप के रिस्पेक्टिव एलिमेंट से क्या होती है? ज्यादा होती है। अगला बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर स्लाइटली ग्रेटर देन 13 एलिमेंट। लेफ्ट राइट वही बढ़ती है। और दूसरा पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्रॉम सिलिकॉन टू लेड आर ऑलमोस्ट सेम। सिलिकॉन से लेकर लेड तक इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है? लगभग सेम होती है। लगभग क्या होती है? सेम होती है।
अगला पॉइंट, ऑल मेंबर्स ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर सॉलिड, सारे के सारे इसके मेंबर्स क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं नेचर में। अब हम डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, उसमें हम जो सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कार्बन फैमिली +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। कैसे होता है देखिए, आपका क्या है ये देखिए यहाँ से, तो NH2 में 2 इलेक्ट्रॉन आपका पेयर्ड है और P2 में क्या है, दोनों अनपेयर्ड है, तो उसके तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करें, या तो जो आपका S वाला इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो, वो एक साइड होकर कहाँ चला जाए, एक जो P वैकेंट है उसमें, या तो कार्बन फैमिली के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे या 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी इसकी जो बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी हो क्या है, या तो +2 होगी या फिर +4 होगी। तो इसीलिए कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 14 ग्रुप इज क्या, +4 और +2। O.S का मतलब बेटा क्या होता है, मैं फिर आपको बता दूं, ये O. जो S लिखा है एक्चुअली हमने ले ली दिया इसमें, आगे आप ध्यान रखिए, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ध्यान रखिए, हम O.S का यूज करेंगे हमेशा। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इस फैमिली की, +4 +2। कंपाउंड इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आर जनरली कोवेलेंट इन नेचर, जो कि +4 स्टेट में कंपाउंड होंगे इस ग्रुप के, वो कोवेलेंट नेचर के होंगे, यानी क्या होंगे, वो कोवेलेंट कंपाउंड होंगे। ठीक, अगला पॉइंट, on moving down the group stability of +4 decreases and +2 increases due to inert pair effect। इसकी बात में हमने ग्रुप 13 में भी की थी, बोरॉन फैमिली में इनर्ट पेयर इफेक्ट, ग्रुप में नीचे आने पे क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता है। इस इफेक्ट में क्या होता है, जो आपका NS इलेक्ट्रॉन है वह बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता ग्रुप में नीचे आने पर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो आपका क्या होगा, जो इनर कोर है, ये तो हमारा बैलेंस शेयर है, इसके इनर का जो कोर होगा उसमें D में इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है, F में इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है। आपको पता है बेटा D और F की स्क्रीनिंग जो कांस्टेंट होता है वो बहुत कम होता है, और उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या करते हैं, कम देते हैं। जब वो स्क्रीनिंग इफेक्ट कम देंगे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर, तो अट्रैक्शन क्या होगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का, न्यूक्लियस पर ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा किसका होगा, S का, क्योंकि S क्या होता है, स्फेरिकल होता है। तो NS इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड रिंग में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी ग्रुप में नीचे आने पर धीरे घटती है, और सबसे लास्ट एलिमेंट पर सबसे कम होती है पार्टिसिपेट करने की पॉसिबिलिटी। इस इफेक्ट को बोलते हैं इनर्ट। इनर्ट इसलिए बेटा क्योंकि रिएक्टिव नहीं, मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, पेयर इसलिए कि 2 इलेक्ट्रॉन है, और इफेक्ट इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो ग्रुप में नीचे आने पर क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता है, इसीलिए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटती है जबकि +2 की बढ़ती है। ये इसी तरह आप चीजों को समझेंगे तो आपको चीजें अच्छे समझ में आएंगी। अगला पॉइंट देखिए, कार्बन सिलिकॉन मोस्टली शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, पहले +4 शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट। जर्मेनियम जर्मेनियम स्टेबल कंपाउंड इन +4, जर्मेनियम में क्या है, स्टेबल कंपाउंड यूज होते हैं +4, मतलब +2 वाला क्या होगा, +4 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी जर्मेनियम का जो +2 कॉम्प्लेक्स होगा वह क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके +4 में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए बोथ 10 बोथ +2 एंड +4, इंडियम ओनली +2, क्योंकि इंडियम में क्या है, इनर्ट पेयर सबसे ज्यादा प्रेडोमिनेंट होगा, तो वो सिर्फ +2 कंपाउंड फॉर्म करता है। अब देखो ना, जो 10 का आपका जो कंपाउंड है SN2 वाला, वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, वह +4 में कन्वर्ट हो जाता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, SN इसमें क्या है, SN+2 में है, +2 से +4 में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट क्यों जाता है, क्योंकि इसमें +2 +4 दोनों क्या है, दोनों एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो आपका लेड वाला होगा वह +2 में स्टेबल होगा, तो वह +4 से +2 में आ जाएगा, इसका मतलब वो क्या होगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यानी लेड के जो टेट्रावैलेंट कंपाउंड होंगे वो बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि टिन के बाइवैलेंट कंपाउंड जो होंगे वह बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। Pb+2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल देन +4, बात सही है, क्योंकि +2 वाला क्यों स्टेबल जा रहा है, क्योंकि इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, +4 वाला ग्रुप में नीचे क्या स्टेबिलिटी घट रही थी। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन किसके लिए, Pb का जो लेड का जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि वह 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके +2 में कन्वर्ट होना चाहता है। आगे देखिए बेटा, कार्बन कैन नॉट एक्सटेंड देयर वैलेंसी मोर देन 4 ड्यू टू absence of vacant d orbital while other element of the group do so। क्या कहना है इसका, कार्बन अपनी वैलेंसी 4 से ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता है। कार्बन का देखें आप, तो कार्बन क्या होता है, 2s2 2p2 होता है, तो आपको पता है n2 में d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होते, तो इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता है, तो अपना ये वैलेंसी एक्सटेंड नहीं कर सकता।
कि भाई कहीं से अपना जो है दूसरे से अपना लोन पे लेकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर अपनी वैलेंसी एक्सटेंड कर दें। जबकि इसके अलावा कार्बन लगाओ सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इन सब में क्या है, इन सब में डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, तो ये अपनी वैलेंसी एक्सटेंड कर सकते हैं, अपनी वैलेंसी 4 से ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। सिलिकॉन आपका क्या है, SiCl6 2- कंपाउंड बनाता है, इसमें 4 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं और 2 Cl- क्या करते हैं, लोन पे डोनेट करते हैं किसमें, वैकेंट डी ऑर्बिटल में। तो वहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा, वहाँ पे हाइड्रोजन होगा sp3d2। और कार्बन अकेला कौन सा हाइड्रोजन फॉर्म कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ sp3 फॉर्म कर सकता है, वह कभी भी sp3d नहीं बना सकता है, sp बना सकता है, sp2 बना सकता है, sp3 बना सकता है, लेकिन वह डी ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व इसलिए नहीं करता क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है। जब होगा नहीं तो करे कैसे, ओके बेटा। तो इतनी नॉलेज आपको दी गई, इसको आप कॉपी करिए, फिर हम आगे एक्सटेंड करते हैं इसको। कॉपी कर लीजिए फिर, ओके। नहीं तो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कौन, जैसे आप जिस तरीके पढ़ने का पैटर्न ग्रुप का सेम है, जैसे आप पढ़ेंगे एस ब्लॉक में एल्कली मेटल, सेम उसी पैटर्न पे आप पढ़ेंगे एल्कालाइन अर्थ मेटल, कौन से ऑक्साइड फॉर्म करता है, कौन सा हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, कौन एसिडिक होता है, कौन बेसिक होता है, किससे रिएक्शन करेगा, किससे नहीं करेगा, यानी जो उसकी कंपाउंड रिलेटेड प्रॉपर्टीज है वो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इसी में पूछे जाते हैं, और उसके बिहाइंड जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व है कि क्यों नहीं फॉर्म कर रहा है या क्यों फॉर्म कर रहा है उसको, क्योंकि या तो पूछेगा कौन बनाता है कौन नहीं बनाता है, या तो क्यों बनाता है, इस पर बात होती है। तो यदि आप इस मेथड से तैयारी करेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा ग्रुप और पढ़ने में मजा भी आएगा, और आप रटने का सिर्फ प्रयास करेंगे कि मैं रट लूँ, बेटा रटना इतना आसान नहीं, क्योंकि बहुत लेंथी चैप्टर है, रटने का प्रयास करेंगे तो रटाएगा भी नहीं और आपको बोरियत भी होगी, लेकिन आप उसको इंटरेस्टिंग बना कर भी सीखेंगे तो आपको पढ़ने में मजा भी आएगी और चीज़ें आप सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके। हम लोग डिस्कस करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन, नहीं ऑक्सीजन के साथ यह कैसे रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ यह कैसे रिएक्शन करता है उसकी बात हम करते हैं। थोड़ा यह बनाता है ऑक्साइड, क्या बनाता है, ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं, कौन कौन से, मोनो ऑक्साइड और डाई ऑक्साइड। क्या फॉर्म करता है, ऑक्साइड दो तरह के फॉर्म करता है, 14 ग्रुप एलिमेंट, मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड। मोनोऑक्साइड में कौन है बेटा, देखिए ये ध्यान रखना आपको, ऑल मेंबर्स फॉर्म ऑक्साइड, सारे के सारे बनाते हैं, ऐसा नहीं कि कोई बनाता कोई नहीं बनाता। कितने तरह के, मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड। तो देखिए मोनोऑक्साइड का जो जनरल फार्मूला है वो है MO और डाइऑक्साइड का है MO2। ठीक, M नॉट फॉर मेटल, M इज ए सिंबल ओनली, ठीक है। तो जो आपका इसमें जो ध्यान रखना है वो ये है, कार्बन का जो मोनोऑक्साइड होता है CO, वह होता है बेटा न्यूट्रल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखिए, कभी न्यूट्रल ऑक्साइड पूछ लेता है तो कार्बन का ऑक्साइड क्या होता है, न्यूट्रल, ठीक है। अगला पॉइंट, सिलिकॉन का जो ऑक्साइड होता है वो होता है एसिडिक। क्या होता है, सिलिकॉन का मोनोऑक्साइड एसिडिक होता है। जर्मेनियम का भी जो मोनोऑक्साइड होगा वो भी क्या होगा, एसिडिक। जर्मेनियम का मोनोऑक्साइड भी क्या होता है, एसिडिक, ठीक। अब इसके बाद देखिए जो कार्बन का ऑक्साइड है, डाइऑक्साइड है, जर्मेनियम का डाइऑक्साइड है, सिलिकॉन का डाइऑक्साइड है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं एसिडिक, ओके। टिन का डाइऑक्साइड और लेड का डाइऑक्साइड क्या होता है, ये होता है एम्फोटेरिक। ये आपको याद रखना है कि किसके ऑक्साइड कौन कौन सा, कौन मोनोऑक्साइड बनाता है कौन डाइऑक्साइड बनाता है, पहले ये, और उनका नेचर क्या है, कौन एसिडिक है कौन बेसिक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा आपका होता है न्यूट्रल, और सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, सॉरी हाँ एसिडिक, जर्मेनियम ऑक्साइड आपका एसिडिक, डाइऑक्साइड देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम डाइऑक्साइड क्या है, एसिडिक है, और टिन
डाइऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड क्या है? एम्फोटेरिक। क्या होता है? एम्फोटेरिक मतलब रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। जो भी इसमें से एम्फोटेरिक होता है वह एसिड बेस दोनों से रिएक्शन करता है। ये बात हम लोग हुई थी। अब आगे बात करते हैं। इसका मतलब है कि हमने क्या सीखा कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका जो ऑक्साइड है वो क्या है? वो एसिडिक है एज कंपेयर टू जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका मतलब क्या होगा? नोट करके लिखिए, नोट oxides in higher oxidation state, oxides in high oxidation state of elements are generally more acidic। are generally क्या बेटा? more acidic है। देखिए यहाँ पर ये सब क्या है? ये सब +2 में है। कार्बन जब आपका +4 में है, या कार्बन +2 में था तो न्यूट्रल था, लेकिन जब +4 में आया तो क्या हो गया? वो एसिडिक हो गया। क्या हो गया बेटा? एसिडिक हो गया। मोर एसिडिक देन दोज इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड्स हैं वो मोर एसिडिक है एज कंपेयर टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड से। ओके बेटा, अगला पॉइंट क्या आपको ध्यान रखना है? कैटिनेशन। नेक्स्ट आपका है कैटिनेशन पावर। ये क्या होता है? ये होता है सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। क्या होता है? सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी है, यानी उस एलिमेंट, वो एलिमेंट अपने ही दूसरे इस तरह के दूसरे कार्बन कार्बन से करे, सिलिकॉन सिलिकॉन से करे। इसमें ऑर्डर क्या होता है? इसमें आपका ऑर्डर है, सबसे अधिक होता है पावर कार्बन का, देन सिलिकॉन का, देन जर्मेनियम का, टिन और लेड। ये आपका हाईएस्ट पावर। तो सेल्फ लिंकेज पावर है वह कार्बन का सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए कार्बन का सबसे ज्यादा कंपाउंड नोन है। और पूरी एक अलग से उसके लिए केमिस्ट्री डिस्कस करते हैं, अलग अलग पार्ट है केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें सिर्फ कार्बन के कंपाउंड डिस्कस किए जाते हैं। ये कार्बन की अपनी सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी की वजह से ही लीनियर चेन कंपाउंड, ब्रांच चेन, साइक्लिक में भी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एलिफेटिक, हेटेरोसाइक्लिक इस तरह कंपाउंड फॉर्म करता है। इसलिए क्योंकि इसमें सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी या कैटिनेशन पावर सबसे ज्यादा होती है। ये पॉइंट ध्यान रखिए कि पूरे पीरियोडिक टेबल में कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कैटिनेशन पावर सबसे ज्यादा होती है। क्या बेटा? कॉपी कर लीजिए। इधर बेटा कॉपी हो गया आपका। इस तरह जब चीजें सीखेंगे तो आपको चीजें याद भी रहेंगी और उसके पीछे की केमिस्ट्री भी ध्यान रहेगी। बेटा हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। एक पॉइंट को आराम से सीखिए, चीजें आपको समझ में आती रहेंगी। बात करते हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स वाटर, यानी वाटर के साथ ये कैसे रिएक्शन करते हैं या क्या क्या कंपाउंड फॉर्म करते हैं उसकी हम बात करते हैं। देखिए बेटा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम वाटर से उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि कार्बन और सिलिकॉन क्या थे? नॉन मेटल्स थे, और जर्मेनियम आपका मेटलॉइड है। तो वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोजन कौन देते हैं? मेटल्स देते हैं। ये तो मेटल्स है नहीं, इसलिए इनका वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होता है। और टिन क्या है बेटा? टिन क्या है? टिन मतलब क्या है? एसएन decomposes stream to form dioxide and H2। रिएक्शन क्या है? SN प्लस 2H2O, बॉइल्ड वाटर बेटा आपका, तो SnO2 फॉर्म होता है
और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अगला पॉइंट क्या होगा, बचा क्या भाई, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम तो रिएक्शन करते ही नहीं है। टिन बॉइल्ड वाटर को भाप को क्या है अपने डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन में इवॉल्व कर देता है, हाइड्रोजन इवॉल्व जाती है। नेक्स्ट अगला कौन बचा, लेड। लेड बेटा आपका मोस्ट मेटेलिक है, तो लेड वाटर सिलेक्शन नहीं करता है क्योंकि अपने सरफेस पर वह लेड ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर लेता है। तो देखिए बेटा पीबी नॉट अफेक्टेड बाय वाटर due to formation of oxide layer on its surface, क्योंकि वो अपने सरफेस पे ऑक्साइड की लेयर फॉर्म करता है लेड, इसीलिए वाटर से रिएक्शन वो नहीं करता है। आगे बढ़ हम डिस्कस करते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या है बेटा, रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन। हैलोजन के साथ ये कैसे रिएक्शन करते हैं, क्या कंपाउंड फॉर्म करते हैं, उसकी बात हम करते हैं। तो बनाते हैं बेटा ये MX2 मतलब डाइहैलाइड और MX4 टाइप्स हैलाइड। ये MX2 और MX4 टाइप के हैलाइड बनाते हैं कौन, 14 ग्रुप एलिमेंट या कार्बन फैमिली के जो मेंबर्स हैं, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, ये डाइहैलाइड या ट्राइहैलाइड फॉर्म करते हैं। समझिए जो आपका MX4 होगा वो क्या होगा, वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइज होगा। टेट्राहेड्रल उसकी ज्योमेट्री और शेप होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और शेप होगा। फिर क्या होगा बेटा, ये कोवेलेंट नेचर का होगा, कोवेलेंट नेचर, ये है उसकी जो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। टेट्राहेलाइड है किसका, कार्बन फैमिली का, तो वह कोवेलेंट नेचर का होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा, और उसके बाद क्या होगा बेटा, उसका जो ज्योमेट्री या शेप होगा वो क्या होगा, वो होगा टेट्राहेड्रल। देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है, जो टिन का फ्लोराइड है, देखिए ध्यान रखिए SnF4 और PbF4 जो है वो है R आयनिक इन नेचर। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट ध्यान रखना है कि हम लिखा है कि टेट्राहेड्राइड क्या होते हैं, कोवेलेंट नेचर होते हैं, लेकिन टिन का टेट्राफ्लोराइड और लेड का टेट्राफ्लोराइड क्या होता है बेटा, आयनिक नेचर का होता है। अगला पॉइंट देखिए PbI4 does not exist, क्यों नहीं बड़ा बनता है, PbI4 आयोडीन की साइज सबसे बड़ा होता है, तो यहाँ दो पॉइंट का काम करता है, कौन कौन सा, एक करता है इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करता है, और दूसरा स्टेरिक हिंड्रेंस, क्यों नहीं करता बेटा, ड्यू टू, ड्यू टू, तो लेड अपना टेट्राहाइड्राइड फॉर्म नहीं कर सकता, क्यों नहीं करता बेटा, क्योंकि आयोडीन का साइज तो पहले बड़ा होता है। दूसरा क्या है कि आपको पता है ग्रुप में नीचे आने पर टेट्रावैलेंसी की स्टेबिलिटी घटती है और डाइवैलेंसी की स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो PbI2 एग्जिस्ट करेगा, लेकिन I4 एग्जिस्ट करने का दो वजह, पहला ये कि ग्रुप में नीचे आने पर इनर्ट पर इफेक्ट लगता है, जिससे आपका जो NS इलेक्ट्रॉन है लेड का वह बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बात नंबर एक। बात नंबर दो क्या है कि आयोडीन का साइज बड़ा होता है, तो लेड के चारों ओर चार आयोडीन एक साथ बॉन्ड नहीं कर पाते, वह बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, और टूटकर PbI4 टूटकर PbI2 में कन्वर्ट हो जाता है। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो कॉपी कर लिया आपने, इसको मैं डाल दूं मैं, वैसे हम लोग धीरे धीरे केमिस्ट्री पढ़ते चलेंगे और सीखते चलेंगे। ओके बेटा,
बेटा हम देखते हैं आगे। जर्मेनियम, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं फॉर्म होता, कार्बन नॉट फॉर्म CCl2, ये आपने बड़ा कंपाउंड कहीं सुना ही नहीं होगा, नॉट फॉर्म है, ये ध्यान रखिएगा। जर्मेनियम, टिन, लेड आर एबल टू मेक MX2। आपको पॉइंट का ध्यान रखना है, स्टेबिलिटी ऑफ डाइहैलाइड्स इंक्रीजेस, ये सिंबल का मतलब क्या होता है, इंक्रीज करे, इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप में नीचे आने पर क्या होता है, ग्रुप में नीचे आने पर स्टेबिलिटी ऑफ डाइहैलाइड क्या होता है, इंक्रीज करती है। सिंबल किसका है, इंक्रीज का, एरो इस तरह मतलब इंक्रीज करती है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, क्यों, ड्यू टू, रीजन भी याद रखना, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। किस वजह से करता है बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ग्रुप में नीचे आने पर डाइहैलाइड्स की स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। जब डाइहैलाइड की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, इसके अंदर टेट्राहैलाइड की स्टेबिलिटी क्या होती है, ग्रुप में जाने पर नीचे आने पर डिक्रीज करती है। ठीक है बेटा, तो समझिए इसमें और पॉइंट वो क्या है, जर्मेनियम का टेट्राहैलाइड इज मोर स्टेबल देन, कभी ज्यादा स्टेबिलिटी पूछता है कि कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, तो ध्यान रखिएगा जर्मेनियम का टेट्राहैलाइड ज्यादा स्टेबल होता है डाइहैलाइड से, और लेड का डाइहैलाइड PbX2 इज मोर स्टेबल देन PbX4। बेटा ये ज्यादा क्यों स्टेबल है PbX2, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि Pb में इनर्ट पेयर इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, इसलिए PbX2 इज मोर स्टेबल देन PbX4। ठीक, अब अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं इसको स्टार लगा रहा हूं, देखिए, एक्सेप्ट CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड को छोड़कर, अदर टेट्राहैलाइड्स, सॉरी टेट्राहैलाइड नहीं, स्पेशली क्लोराइड, अदर टेट्राक्लोराइड, क्वेश्चन भी क्लोराइड पर पूछा था, टेट्राक्लोराइड easily hydrolyzed by water, क्यों ऐसा होता है, because central atom have vacant d orbitals which accommodate lone pair electron from oxygen atom of water molecule। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड को छोड़कर बाकी जो अदर इस ग्रुप के मेंबर हैं उनके टेट्राक्लोराइड हाइड्रोलाइज होते हैं रिएक्शन विद वाटर से, लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड डज नॉट हाइड्रोलाइज बाय वाटर। पहले तो ये क्वेश्चन बनता है कि आपको 4 टेट्राहाइड्राइड दिए हैं, पूछेगा इसमें से कौन हाइड्रोलाइज नहीं होगा, तो CCl4 हाइड्रोलाइज नहीं होता वाटर से, या दे देगा कौन हाइड्रोलाइज होगा, तो उसमें एग्जांपल देगा लगेगा। तो क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल इसमें अवेलेबल नहीं होता बेटा, तो वाटर की जो रिएक्शन है करने का जो तरीका है वह यह है कि वह क्या करता है कि पहले उसका लोन पेयर सेंट्रल एटम से जुड़ता है, जुड़ने के बाद वो हाइड्रोलाइज करना है, हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है पहले अटैच होगा फिर बॉन्ड तोड़ेगा, तो अटैच होने के लिए उसे क्या चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल, क्या चाहिए, उसे वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, लेकिन कार्बन के पास तो डी है ही नहीं है, और 4 उसने CCl4 बनाया तो 4 वैलेंसी पूरी कर ली,
तो इसलिए उसमें हाइड्रोलिसिस नहीं होती। जबकि सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन में क्या है, वैकेंडी अवेलेबल है तो वाटर का मॉलिक्यूल अपना लोन पेयर देगा, डी में जुड़ेगा, उसके बाद क्या करेगा, वाटर एक Cl और H2O से एक HCl के रूप में निकल जाएगा, और जहां पर Cl लगा था वहीं पर आपका OH लग जाएगा। इस तरह क्या होगा, धीरे धीरे करके चारों Cl रिप्लेस कर देगा सिलिकॉन से, और 4 OH उसमें अटैच हो जाएंगे। तो सिलिकॉन का टेट्राक्लोराइड, जर्मनियम का टेट्राक्लोराइड, टिन का टेट्राक्लोराइड, लेड का टेट्राक्लोराइड, ये सब वाटर से हाइड्रोलिसिस होते हैं ऑन रिएक्शन विद वाटर। लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड वाटर से हाइड्रोलिसिस नहीं होती, क्योंकि इसमें वैकेंडी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होते। याद रखिए क्यों नहीं होती ये भी ध्यान रखना है, और बाकी क्यों करते हैं ये भी ध्यान रखना है। ठीक, आपको हम रिएक्शन करके दिखाते हैं उसकी CCl4 की वाटर के साथ, तो आपको चीज समझ में आएगा। देखिए बेटा, ये आपका SiCl Cl और Cl, हाइड्रोजन इसका sp3 है, क्या हाइड्रोजन इसका sp3 हाइड्रोजन है इसका, और इसमें 3 Cl रखे हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसकी है। जब इस पर वाटर मॉलिक्यूल आपने ऐड किया तो क्या किया बेटा, वो यहाँ से अटैक करेगा, क्योंकि इसके बाद वैकेंडी अवेलेबल है, तभी ये लोन पेयर के हिसाब से क्या फॉर्म करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। जुड़ने के बाद क्या करेगा, इसका जो H है वो Cl के साथ निकल जाएगा, और जो अब जहाँ पर Cl लगा था वहाँ पर OH लग जाएगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ से आपका निकलेगा -Cl नहीं HCl, क्योंकि एक H मिलेगा उसको वाटर मॉलिक्यूल से, तो ये फॉर्म क्या हो जाएगा, ये फॉर्म हो जाएगा Cl और OH। इस तरह से इसमें 3 वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराते हैं तो 3 HCl निकलेगा। कितना निकलेगा बेटा, 3 मॉलिक्यूल HCl निकलेंगे, तो ये फॉर्म क्या हो जाएगा, SiOH और ये बन जाएगा आपका, जो 3 Cl रखे थे उनके जगह पर क्या हो जाएगा, उनके जगह पर 3 OH लग जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला पॉइंट, ठीक बेटा, याद हो गया। लेकिन कार्बन में क्या था, डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं थे, इसलिए वाटर डिस्कस नहीं होती है। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको इधर से हम कर दे रहे हैं, वो है एनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। एनोमलस बिहेवियर शो करता है बेटा, क्यों शो करता है इसकी बात करें, क्योंकि कार्बन सबसे छोटा साइज में है अपने ग्रुप में, दूसरा इसके पास वैकेंडी ऑर्बिटल नहीं है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इसकी कैटनेशन पावर है। ये सब प्रॉपर्टीज होने की वजह से कार्बन अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से कुछ प्रॉपर्टी डिफरेंट शो करता है। उसी की बात करते हैं हम एनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन में। किसमें वैसे होता है, इसको हेडिंग्स की है एनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। क्या है इसमें पॉइंट का क्या है, हाईएस्ट कैटिनेशन पावर। आपको पता है कि सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकेज पावर सबसे ज्यादा अपने ग्रुप में किसमें होती है, कार्बन में होती है। फिर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल कार्बन में अवेलेबल नहीं होते, इससे क्या हुआ बेटा, ड्यू टू absence of d orbital, due to absence of d orbital, maximum covalency of carbon is 4। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है, जबकि सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन इनकी अपनी वैलेंसी एक्सटेंड कर सकते हैं कितना, 6 में। तो कार्बन के कंपाउंड सिर्फ sp3 तक होते हैं, जबकि सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन के कंपाउंड क्या होते हैं, ये sp3 तक फॉर्म करते हैं। ओके बेटा, और साथ में क्या है इसका हाईएस्ट
मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट? क्या होता है ग्रुप में सबसे ज्यादा होता है किसका? कार्बन का। अपने ग्रुप के अदर मेंबर से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? ज्यादा होता है। अगला पॉइंट क्या है बेटा? कार्बन हैज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने की सबसे ज्यादा टेंडेंसी होती है कार्बन में। ये आपको बताया था जब पी ब्लॉक डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि पी पाई बॉन्ड जो होते हैं वह स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं एज कंपेयर टू पी पाई डी पाई और डी पाई है। और कार्बन की सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है, इसीलिए मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी इसकी सबसे ज्यादा होती है। जैसे देखिए एग्जांपल क्या होता है आपका? एल्कीन, एल्काइन एटसेट्रा। ठीक है, अब ये चीज आप ध्यान रखिए, इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्बन के बारे में और डिटेल में, क्योंकि आपका पहला ग्रुप का मेंबर है और उस पर क्वेश्चन बहुत तरह के बनते हैं। कार्बन पे से ग्रेफाइट पे क्वेश्चन बनता है, डायमंड पे, फुलरेन पे, कार्बन मोनोऑक्साइड पर क्वेश्चन बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पर बनते हैं। इन सब को हम करके डिस्कस करेंगे। तो कॉपी कर लीजिए आपसे। कॉपी कर लिया? इसका तरीका ये होता है कॉपी करने का कि आप जब हम बता रहे हैं तो आप उसको सुनिए और उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उसे क्या करिए फिर अपने से उसे लिखिए। उसका फायदा क्या मिलता है कि जब आप सुनेंगे पूरी बात को तो आपको चीजें समझ में आएंगी, और फिर जब लिखेंगे अपने नोट्स बनाएंगे तो आपको क्या होगा, चीजें धीरे एक साथ क्या हो जाएंगी, समराइज हो जाएंगी और आपको अच्छे समझ में भी आ जाएंगी और याद भी हो जाएंगी। हम लोग डिस्कस करने आ रहे हैं कार्बन। जो उसका अकरेंस है, एक आ इसको एलोट्रॉप है, एलोट्रॉप्स कार्बन के हैं। उसकी बात करें पहले हैं तो कोल के फॉर्म में, कोक के फॉर्म में, चार कोल। जब भी कोई कंपाउंड मोर देन वन एलिमेंटल फॉर्म में मिलता है तो वो उसके एलोट्रॉप्स कहलाते हैं। और कार्बन के लार्ज नंबर ऑफ एलोट्रॉप्स होते हैं। कौन कौन है? कोल, कोक, चारकोल, कार्बन ब्लैक, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेन। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप हैं कार्बन के, जिन पर क्वेश्चन पुटअप होते हैं। हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको सारे ध्यान रखते हैं कोल, कोक, चारकोल, कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट, फुलरेन, डायमंड, ये सब क्या है? कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, एलिमेंटल फॉर्म में मिलते हैं कार्बन इन सब के रूप में। हम पहले डिस्कस करते हैं डायमंड मतलब हीरा। इसके लिए सभी के लिए ये कहने की बात है, ऐड में लिखा रहता है। ये जो डायमंड की ऐड आती है किसी ज्वेलर्स शॉप की, तो उसमें टर्म यूज किया सुना है, हीरा है सभी के लिए। तो वही मैंने आपसे बताया क्या होता है इसका हाइब्रिडेशन। इसमें कार्बन का हाइब्रिडेशन होता है sp3। पहले भी ध्यान रखिए क्या होता है इसका हाइब्रिडेशन। आपसे पूछा गया हाइब्रिडेशन ऑफ डायमंड तो होता है sp3। फिर क्या ध्यान रखना है, क्या हो गया ये? टेट्राहेड्रल। कार्बन के एटम जो होते हैं वो डायमंड में एक कार्बन चार का दूसरे कार्बन जुड़ा होता है तो टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं। लेकिन रिजिड फॉर्म में होते हैं तो थ्री डायमेंशनली अरेंज होते हैं। तो गेट मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं थ्री डायमेंशन में, जो कि हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है। ये क्या बेटा आपका? हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है। इसीलिए इसका यूज कटिंग टूल्स, ड्रिलिंग में इस्तेमाल किया जाता है। हाई डेंसिटी इसकी है, हाई
डेंसिटी है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, बैड कंडक्टर है, ये क्या बेटा, बैड कंडक्टर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका इक्वल टू क्या होता है, 2.5, ठीक है बेटा, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज है, टेट्राहेड्रल, इसके मतलब जैसे पूछा जाए कि डायमंड में एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच होता है, तो डायमंड में एक कार्बन 4 अलग कार्बन से अटैच होता है, वो चारों फिर आगे 4 से फिर आगे 4 से, इस तरह क्या होता है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क फॉर्म होता है, इसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा, बॉयल तो हो रहा है लिक्विड रहता है, मेल्टिंग पॉइंट, इसकी हार्डनेस डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी हार्डनेस डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। या बैड कंडक्टर है क्योंकि इसमें क्या है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसमें ये ध्यान रखना है कि डायमंड में जो कार्बन का बीच बॉन्ड होता है वर्षिक क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड, ये कोवेलेंट कंपाउंड होने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगला जो हमारा बेटा है वो है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट आपका रखना है, डायमंड इंपॉर्टेंट, डायमंड ग्रेफाइट क्या है इसमें, इसका एब्रेशन होता है sp2, डायमंड का sp3 और ग्रेफाइट का sp2, ये बात ध्यान रखनी है। इसमें क्या होता है, ईच कार्बन लिंक्ड टू, ईच कार्बन लिंक होता है किससे, 3 अदर कार्बन, एक कार्बन किससे अटैच होता है बेटा, 3 अलग कार्बन से अटैच होता है, कार्बन एटम्स फॉर्म हेक्सागोनल रिंग्स। डायमंड में क्या होता है, उसका एब्रेशन होता है sp2 और एक कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें से वो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज करके 3 अदर कार्बन से बॉन्ड हो जाता है और एक हेक्सागोनल लिंक मतलब हेक्सागोनल रिंग लेयर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। जो उसका चौथा कार्बन है वह रिंग में क्या होता है, डिलोकलाइज होता है, पूरी लेयर में डिलोकलाइज होता है। इसीलिए जो ग्रेफाइट है वो क्या होता है, वो होते हैं कंडक्टिंग नेचर के, और ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, लेकिन इसमें जो कंडक्टिविटी होती है वो थ्रू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, और इसीलिए ग्रेफाइट का यूज जो है कंडक्टर्स में किया जाता है। तो देखिए आगे इसमें क्या है, हेक्सागोनल रिंग। अगला पॉइंट क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ इन्वॉल्व हो गए, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, और जो उसका चौथा इलेक्ट्रॉन है, एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन delocalized over the whole sheet। जो शीट लाइट सिस्टम बनता है उसमें क्या होता है, डिलोकलाइज होता है। अगला पॉइंट का क्या, 2 डायमेंशन शीट लाइक, क्या होता है, इसको लेयर्ड भी कहते हैं कुछ, लेयर्ड स्ट्रक्चर in which various layers are held together by van der Waals force, ओके। यह पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है बेटा कि जो ग्रेफाइट की लेयर्स हैं उनके बीच में कौन सा बॉन्ड एक्ट करता है, तो ग्रेफाइट की लेयर्स के बीच में जो बॉन्ड है वह van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करता है, इसीलिए उनकी लेयर्स क्या होती हैं, के बीच में बॉन्ड बहुत वीक होता है। तो जब आपको देखिए ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं किसमें, कि आपने बचपन से यूज किया होगा, पेंसिल की जो लीड होती है वो लेड की नहीं बनी होती है, उसमें ग्रेफाइट की रॉड रहती है। वो जब आप लिखते हैं तो क्या होता है, वो लेयर स्ट्रक्चर क्या होता है, वैसे आप लिखते जाते हैं तो एक लेयर छूटती जाती है उसकी, तो इसीलिए पेंसिल से आप ड्रॉ कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि वो ग्रेफाइट क्या होता है, लेयर स्ट्रक्चर होता है, उसमें से वीक
वंडरवॉल फोर्स होते हैं उनके लेयर्स के बीच में एक्ट करता है। कॉपी करिए बेटा, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं जो आपको मिस करना है, एवरी पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे कॉपी कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उधर कॉपी हो गया बेटा सेट का। तो ग्रेफाइट में आपको ध्यान रखना है, sp2 हाइब्रिडाइज है, एक कार्बन जो है 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा होता है, हेक्सागोनल रिंग फॉर्म करता है, और यह लेयर फॉर्म में होता है। लेयर्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा है? वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होगा? वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगला पॉइंट पे क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है thermodynamically graphite is more stable than diamond। यानी थर्मोडायनामिक क्या होता है? ग्रेफाइट की स्टेबिलिटी डायमंड से ज्यादा होती है। ग्रेफाइट यदि पूछा आपसे कि ग्रेफाइट और डायमंड में सबसे अधिक स्टेबल कौन है, तो सबसे अधिक स्टेबल आपका क्या होता है? ग्रेफाइट है। क्या आपका? ग्रेफाइट है। इसीलिए आपको पता है डायमंड कहाँ मिलते हैं? कोयले की खदानों में मिलते हैं। डायमंड कहाँ मिलते हैं? कोयले की खदानों में, क्योंकि वो ग्रेफाइट से ही फॉर्म होता है डायमंड। ओके ठीक है। अगला पॉइंट जो है ग्रेफाइट के बारे में ध्यान रखना है वो है गुड कंडक्टर of electricity, good conductor of electricity and conduction occurs via electron। ये पॉइंट दोनों ध्यान रखना होगा। किसके द्वारा होता है कंडक्शन? इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। और इसका यूज कहाँ करते हैं ग्रेफाइट का, ये भी ध्यान रखिए। यूज्ड एज अ lubricant for heavy industry at higher temperature। और कहाँ यूज करते हैं बेटा? used for making electrodes for dry cell। ग्रेफाइट का यूज कहाँ करते हैं इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए ग्रेफाइट का यूज किया जाता है एज अ लुब्रिकेंट। क्यों? क्योंकि ये लेयर स्ट्रक्चर है बेटा, तो क्या होगा? लुब्रिकेंट की तरह यूज करेंगे तो एक लेयर दूसरी लेयर से सिर्फ वंडरवॉल फोर्स जुड़ी होती है, तो लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराएगा। हैवी इंडस्ट्री यूज करते हैं, यानी यहाँ पर पिस्टन क्या होते हैं? बहुत हैवी होते हैं, तो उस पर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये खुद मिलता है सॉलिड फॉर्म में। अगला पॉइंट क्या होता है? हायर टेम्परेचर पर वर्किंग जहाँ होती है वहां की बात की जाती है। थोड़ा देखिए होता क्या है, हायर टेम्परेचर पे हम कॉमन लुब्रिकेंट यूज नहीं कर सकते। क्यों बेटा? टेम्परेचर हाई होगा तो कॉमन जो लुब्रिकेंट है वह लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, तो क्या हो जाएगा? उसमें जो वाटर होता है वह इवेपोरेट हो जाएगा, तो पिस्टन जाम हो जाएगा आपका, क्योंकि वाटर इवेपोरेट हो गया तो क्या होगा? स्टिक हो जाएगा। और जबकि ये आपको क्या है? यह सॉलिड फॉर्म में मिलता है और इसका टेम्परेचर वेरी करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो हाई टेम्परेचर में क्या डिकम्पोज होता नहीं है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ कार्बन है। डिकम्पोज होगा क्या? मेल्ट नहीं होता है। और क्योंकि इसमें जो लेयर्स स्ट्रक्चर होता है, जिसमें भी पेट्रोल फोर्स होता है, उसकी वजह से ज़्यादा बिहेव करता है लुब्रिकेंट। अगला पॉइंट क्या होता है? यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड फॉर ड्राई सेल। यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड फॉर ड्राई सेल में इलेक्ट्रोड की तरह यूज करते हैं हम, क्योंकि ये क्या होता है? ये कंडक्टिंग नेचर की वजह से एज ए इलेक्ट्रोड भी यूज किया जाता है। इसे कॉपी कर लेना, फिर आगे हम अगला डिस्कस करें। नेक्स्ट आपका जो है वो क्या है? वो है फुल रिंग। क्या बेटा आपका? फुल रिंग। नेक्स्ट आपका जो एलोट्रॉप्स है कार्बन का, वो क्या होगा? फुल रिंग्स। नेक्स्ट एलोट्रॉप हमारा है फुल रिंग। कार्बन का 3 एलोट्रॉप हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुल रिंग। इसमें क्या होता है? फुल रिंग्स आर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फुल रिंग्स आर
the only fullerenes are the only pure form, ध्यान दिए बेटा, pure form of कार्बन। फुलरीन एक आपका है जो कार्बन का प्योर फॉर्म है। ये एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, मतलब हमने यहाँ वर्ड को नोट किया है, ये एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि फुलरीन आर द ओनली प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो आपको कभी भी प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन का पूछा जाए तो क्वेश्चन में आप फुलरीन को टिक करेंगे, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। बिकॉज ऐसा क्यों है पे, बिकॉज दे हैव smooth structure, because they have smooth structure without dangling bond, because they have smooth structure without dangling bond। इसलिए फुलरीन क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है। प्योर फॉर्म है, इसको हम प्योरेस्ट फॉर्म कहते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट इसके आगे हम और डिस्कस करते हैं इसके बारे में, बेटा कॉपी कर लिया। तो फुलरीन में बेटा क्या, फुलरीन एक एरोमेटिक कंपाउंड, ये भी ध्यान रखना है। फुलरीन क्या बेटा आपका एरोमेटिक है, फुलरीन क्या है, एरोमेटिक है। इसके मतलब जो फुलरीन में जो हम सबसे कॉमन फुलरीन पढ़ेंगे वो आपका C16 पढ़ते हैं, उसको बुक मिस्टर फुलरीन भी कहते हैं। ये भी पूछा गया है कि बुक मिस्टर फुलरीन किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना आपको, C60 जो 60 है, मतलब C60 फुलरीन जो आपका है उसे बुक मिस्टर फुलरीन कहते हैं। एरोमेटिक है, हाइड्रोजन कार्बन का इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन का हाइड्रोजन होता है sp2, क्या होता है, sp2 हाइड्रोजन होता है। ठीक, तो देखिए C60 allotrop is most stable, like शॉकर बॉल की तरह स्टेबल इसका स्ट्रक्चर होता है। एंड कॉल्ड, नाम याद रखना पड़ेगा इसका, नाम क्या है इसका, बुक मिस्टर फुलरीन। बुक मिस्टर फुलरीन का नाम है, किसका, C60 का। ध्यान रखिए C60 को ही बुक मिस्टर फुलरीन कहते हैं। इट कंटेन, इसमें जो उसमें पॉइंट ध्यान रखना होता है, इट कंटेन 26 नंबर 26 membered ring and 12 5-membered ring। और जो फुलरीन मिलता है बेटा उसको देखिए C60 C70 एटसेट्रा, C60 C70 C80 इस तरह के मिलते हैं 10 के उसमें। तो जिसमें C60 और C70 ज़्यादा फेमस फुलरीन है। अगला बेटा ध्यान रखना आपको पॉइंट क्या, फुलरीन्स आर एरोमेटिक नहीं sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, फुलरीन से रिलेटेड नहीं है, वो क्या है, कोल था, चारकोल के बारे में, चारकोल के बारे में ध्यान रखना है। चारकोल आपको पता है वेल नोन एब्जॉर्बर है, एब्जॉर्ब करता है वो पॉइजनस गैसेस को। और साथ ही आपको पता है बेटा फिल्टर जो हम लोग यूज करते हैं वाटर प्यूरिफायर में, उसमें चारकोल के फिल्टर भी लगे होते हैं। आजकल तो ऐड भी आती है आपका चारकोल बेस्ड फेस वॉश की, तो एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐड में भी दिखाते हैं कि गोली चारकोल की डाली, उसने क्या किया, सारे इम्प्योरिटीज एब्जॉर्ब कर ली। तो चारकोल क्या है, एज अ वेरी गुड वेल नोन एब्जॉर्बर। चारकोल इज यूज्ड इन absorbing poisonous gases और कहाँ, also used in water filters
ऑल्सो यूज इन वाटर फिल्टर्स, किस लिए? टू रिमूव ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स, वाटर प्योरीफायर में यूज करते हैं और पॉइजनस गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इसे। तो बेटा अगला क्या ध्यान रखें आपको, ये तो पता ही आपको, लेकिन फिर भी हम लिखवा रहे हैं। इसमें कोक यानी कोयले की बात कर रहा है। कोक इज यूज्ड एज फ्यूल, ये चीज आपको पता है अच्छे से, कोयला ईंधन के रूप में यूज किया था। लेकिन अगला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे मेटलर्जी में, यूज्ड एज प्रोड्यूसिंग एजेंट। यानी बड़ा क्या इसको जो रिफाइनरी में है, यानी कहा गया कि एक्सट्रैक्शन मेथड या मेटलर्जी में कोल एज अ फ्यूल भी यूज किया था, और साथ ही साथ इसकी जो अगली प्रॉपर्टी है प्रोड्यूसिंग एजेंट वाली, इसलिए इसको इस्तेमाल करते हैं। मतलब ईंधन की तरह काम करता है और साथ ही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी वर्क करता है मेटल ऑक्साइड से मेटल को कन्वर्ट करने में। यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में कोल का इस्तेमाल बहुत किया जाता है। इसीलिए आप देखिए ज़्यादातर जो स्टील प्लांट्स लगे हैं इंडिया में या कहीं भी लगते हैं, वो ज़्यादातर उन्हीं एरियाज में लगते हैं जहाँ पर कोल माइंस होते हैं, ताकि ईंधन इजीली प्रोवाइड किया जा सके। ओके बेटा, इन मेटलर्जी, ओके। अगला बेटा आपको ध्यान रखना है कुछ गैसेस हम यहाँ पे लिखवा रहे हैं। आपको वाटर गैस का कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए, कौन सा? वाटर गैस। तो बेटा पूछ लेना वाटर गैस क्या है, किसका मिक्सचर है। तो ध्यान रखिए कि जब कार्बन सॉलिड का रिएक्शन कराते हैं किससे? वाटर के गैसियस फॉर्म में, यानी होना चाहिए क्या? स्ट्रीम होना चाहिए, भाप होना चाहिए, तो बनता है मिक्सचर किसका? CO और H2 का। ये भी गैस है बेटा, और आपको पता है दोनों गैस है। इन दोनों का मिक्सचर जो है ये कहलाता है वाटर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर कहलाता है वाटर गैस। ये कैसे फॉर्म बनता है? रेड हॉट कोक पर जब स्टीम पास करते हैं बेटा, तो फॉर्म होता है आपका क्या? वाटर गैस। क्या होता है? यह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर है, और इसको आपको इसका वो कॉम्बिनेशन याद रखना है कि किसका मिक्सचर होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, वाटर गैस क्या है, मतलब कि इसमें पहचानने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो मिक्सचर होता है वह होता है आपका क्या? वाटर गैस। और क्या ध्यान रखना है आपको वाटर गैस के साथ में? प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस का भी आपको वो याद रखना है कि इसमें इंटीग्रेट कौन कौन से हैं। तो नेक्स्ट आपका है प्रोड्यूसर गैस। इसमें क्या बेटा? इसमें आपका क्या है? कार्बन पर जब ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन हो गया, इसमें मतलब क्या बेटा? ये है आपका एयर। जब रेड हॉट कोक पर एयर पास करते हैं, वहां पे क्या था? रेड हॉट कोक पर पास कर रहे थे स्टीम, और यहाँ पर रेड हॉट कोक पर पास क्या कर रहे हैं? रेड हॉट कोक पर हम पास कर रहे हैं एयर। इसको इक्वेशन बैलेंस करनी है, अदरवाइज ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर यदि कहीं रिएक्शन में इन्वॉल्व करते हैं तो वह कहलाता है रिएक्शन विद एयर। क्या होता है उसको? रिएक्शन विद एयर। तो जो फॉर्म होगा आपका, यहाँ भी CO होगा, लेकिन वहां पर था आपका हाइड्रोजन और यहाँ पर होता है क्या? नाइट्रोजन। इसका मिक्सचर कहलाता है प्रोड्यूसर गैस। इससे कोई फिल्म नहीं प्रोड्यूस करते बेटा, ये दोनों वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस क्या है? फ्यूल है, इंडस्ट्रियल फ्यूल है। क्या बोलते हैं उसको? इंडस्ट्रियल फ्यूल। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस आर very important industrial fuel। अब बेटा हम कार्बन का नेक्स्ट कंपाउंड इसमें करते हैं उसके ऑक्साइड। कौन कौन से ऑक्साइड ज्यादातर फॉर्म करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। उनके बाद ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, हम उसी को डिस्कस करते हैं। अगला हमारा जो हेडिंग है वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है बेटा, फॉर्मूला इसका आपको पता ही है। CO होता है
यह क्या है, यह न्यूट्रल ऑक्साइड है, ये आपको ध्यान रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूट्रल ऑक्साइड पूछे जाते हैं। फिर क्या होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, में कोई महक नहीं होती है, कलर नहीं है, महक नहीं है, और ये गैस नुकसानदेह है क्योंकि आपको पता है पॉइजन होती है। कलरलेस, ऑर्डरलेस, वाटर इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल गैस है ये, ठीक है। साथ में क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, पावरफुल, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों बेटा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, फिर देखिए अभी यह एक ऑक्सीजन और कंबाइन कर सकती है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो मेटलर्जी में या कहीं भी जहाँ ऑक्सीजन का रिमूवल जो होता है CO को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, तो क्या करता है, CO एक ऑक्सीजन लेकर उसको क्या करता है, उसको रिड्यूस कर देता है, रिड्यूसिंग एजेंट का बिहेव करता है और खुद CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यह क्या है, यह एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट भी है। क्या करता है रिड्यूसिंग एजेंट, reduce almost all metal oxides। कौन कौन से बेटा ध्यान रखिए, अदर देन, लेकिन ध्यान रखना है अदर देन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अदर देन दोज ऑफ alkali and alkaline अर्थ मेटल, और कौन सा, एल्यूमिनियम। यानी एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल और एल्यूमिनियम को छोड़कर ये बाकी मेटल्स के ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस कर देता है। क्या करता है बेटा, एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल और एल्यूमिनियम को छोड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड बाकी मेटल्स ऑक्साइड को उनके मेटल में रिड्यूस कर देता है, इसीलिए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, वाटर इनसॉल्युबल है, न्यूट्रल है, तो ये सब प्रॉपर्टीज आपको याद बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए कैसे, Fe3 Fe2 फेरिक ऑक्साइड होगा, Fe2O3 प्लस 3CO 2Fe प्लस 3CO2, जिंक ऑक्साइड प्लस CO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो गया। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में। इसने क्या किया, इसने आयरन ऑक्साइड से, फेरिक ऑक्साइड से क्या किया, ऑक्सीजन रिमूव कर दिया, ले लिया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। तो ये क्या करता है, बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ इसने जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन ले लिया, जिंक में कन्वर्ट कर दिया, रिड्यूस कर दिया, खुद CO2 में बदल गया। ओके बेटा, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। इधर कॉपी हो गया, ये सब प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है बेटा, कार्बन के कंपाउंड्स की, उनका क्वेश्चन बनते हैं, और आपको यदि ये चीज़ें ध्यान रहेगी तो क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ना ही आपको कोई कंफ्यूजन होगा, आप क्वेश्चन का सही उत्तर दे देंगे। बात करते हैं। आप देखिए थोड़ा बॉन्डिंग की, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, ये सिंगल बॉन्ड, डबल, और ये क्वाड्रेट बॉन्ड, इसके पास ही देखिए बेटा, इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, इसमें है 1 सिग्मा, ठीक है, और 2 पाई ना, ठीक है, 2 पाई बॉन्ड। आपसे पूछा गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या है, 1 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है बेटा, ध्यान रखिए। इसको मैंने इस तरह दिखा रखा है, पूछ सकता है इसमें लोन पेयर किसके पास होता है, तो लोन पेयर किसके पास होता है, लोन पेयर प्रेजेंट ऑन कार्बन। अगला पॉइंट ध्यान रखना है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, लोन पेयर प्रेजेंट ऑन कार्बन
atom hence behave as ligands and form metal carbonyl complexes। हम लोग क्वाड्रेटिक कंपाउंड में CO को एज अ लिगेंड समझेंगे। यहाँ बात करें कि CO के पास कार्बन के पास CO में कार्बन के पास लोन पे रहता है तो वह लोन पे डोनेट कर सकता है, मतलब क्वाड्रेटिक कंपाउंड फॉर्म कर सकता है मेटल को। तो मेटल कार्बोनिल्स फॉर्म करता है आपका CO, वहां पर वो एज अ कार्बोनिल काउंट किया था, उसे बोलते हैं कार्बोनिल लिगेंड है। ये होता क्या है? ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला पॉइंट ध्यान रखिए बेटा, जिस पर आपने शुरुआत में पढ़ा होगा, लोअर क्लासेस में आगे पढ़ा होगा, वो क्या है? हाईली पॉइजनस। highly poisonous because of its ability to form complex with hemoglobin which is 300 times more stable, which is 300 times more stable than oxygen आप बड़ा बड़ा समझिए, इसमें कुछ चीज आपको ध्यान रखनी है, इसलिए आपको बताना है। ये कार्बन जो मोनोऑक्साइड है वह एज सच पॉइजनस गैस नहीं है। फॉर्म कैसे होती है पहले ये समझिए। कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होगा इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन से। कार्बन एज अ फ्यूल यूज करते हैं आप, तो जब उसका इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो क्या होगा? कार्बन के जो भी कंपाउंड यूज करते हैं, पेट्रोल यूज करें, डीजल यूज करें, उनमें क्या है? उसका इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होती है। लेकिन क्योंकि एटमॉस्फेयर में उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, पैसा टहलता नहीं है। लेकिन जब कभी कभार घटनाएं क्या होती हैं, जब अंगीठी आप जलाते हैं, अंगीठी में क्या होता है? कोल होता है, कोल का कंबशन होगा तो कंप्लीट कंबशन होता नहीं है, कंप्लीट भी होगा और पार्शियल कंबशन भी होगा, यानी CO2 भी बनेगी और CO भी बनेगी। तो यदि ठंडी के दिनों में क्या होता है, यदि कभी ऐसा हो जाए कि आप खिड़की दरवाजा आप बंद कर लीजिए और अंगीठी जल रही है तो क्या होगा? CO2 भी फॉर्म होगी और कार्बन मोनोऑक्साइड भी फॉर्म होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड की सबसे खास बात क्या है कि इसकी जो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है, जो आपका ट्रांसपोर्टर है ऑक्सीजन का, उसे कंबाइन करने की जो कैपेसिटी है और उससे जो बॉन्ड जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है उसकी स्टेबिलिटी कार्बन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन वाला कॉम्प्लेक्स है उससे 300 टाइम्स ज़्यादा होती है। कंबाइनिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन करेगा किससे? हीमोग्लोबिन से। तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन की क्या होने लगी? कमी होने लगी और धीरे धीरे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा और डेथ हो जाती है। इसीलिए ध्यान रखते हैं कि कभी भी जब अंगीठी वगैरह जलाई जाती है गाँव वगैरह में, कहीं यहाँ भी जलाइए तो कम से कम एक खिड़की आपकी खुली हो ताकि वेंटिलेशन हो सके, कार्बन मोनोऑक्साइड जो फॉर्म हो वह कमरे के बाहर जा सके। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस है। क्यों पॉइजनस है? क्योंकि यह जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है हीमोग्लोबिन के साथ उसकी स्टेबिलिटी ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ज़्यादा होती है। और भी करिए बेटा, फिर आगे हम बात करते हैं दूसरे ऑक्साइड की। दूसरा ऑक्साइड हमारा क्या है? दूसरा ऑक्साइड हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। मोनोऑक्साइड हमने डिस्कस कर लिया, इसका क्या होता है? का फॉर्मूला होता है CO2 हाइब्रिडाइजेशन Sp। CO2 हाइब्रिडाइजेशन Sp, इसका शेप देखिए लीनियर शेप होता है। यदि इसके हम उसकी बात करें कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर या रेजोनेंस स्ट्रक्चर की, तो देखिए इसके 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। और दूसरा ये है ये 3 रेजोनेंस फॉर्म में रहता है कार्बन डाइऑक्साइड आपका। इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका Sp होता है,
शेप क्या हुआ इसका, शेप हो गया इसका लीनियर। क्या हो गया बेटा, लीनियर। शेप क्या हो गया, लीनियर शेप हो गया। बेटा कॉपी कर लिया आपने। अब इसकी बाकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा क्या था बेटा, न्यूट्रल। क्या था, न्यूट्रल। और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, यह एसिडिक होता है। क्या होता है, एसिडिक होता है। और नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे फॉर्म होती है, रेस्पिरेशन हम जब करते हैं, श्वास लेते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में कार्बन को लेकर प्लांट्स क्या करते हैं, फूड फॉर्मेशन करते हैं। प्लांट्स भी अपने रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, हम भी रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसके साथ ही जितने भी आप मोटर व्हीकल्स यूज करते हैं वो सब क्या करते हैं, रेगुलर कार्बन डाइऑक्साइड का इंजेक्शन कर रहे हैं, जिसके वजह क्या हो रहा है, नेचर में मतलब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट बढ़ रहे हैं। और जब भी कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट बढ़ रहा है उससे क्या होता है, उसको बढ़ने से टेम्परेचर अर्थ का क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर। सो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इस सब की बात हम करेंगे। देखिए अगला क्या है इसमें प्रॉपर्टी, लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, यानी यह सॉल्युबल करता है थोड़ा सा। तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है वाटर में तो जो एक्वेटिक एलिमेंट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके लिए दिक्कत होती है। इसकी सॉल्युबिलिटी लो वाटर में क्या होती है, कम होती है। ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी इसके वाटर में ज़्यादा होती है, तभी तो सांस ले पाते हैं। ठीक। और जो इसमें अगला पॉइंट हम लिखवा रहे हैं वो ध्यान रखना है आपको। क्या है बेटा, विथ वाटर इट फॉर्म, वाटर से ये बनाता क्या है, इट फॉर्म कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला है H2CO3। ठीक है, समझिए बेटा, इसकी भी ध्यान रखनी, विच इज वीक डाई बेसिक एसिड। ध्यान रखिए बेटा इसके बारे में, वह एक वीक डाई बेसिक एसिड है। कौन, कार्बोनिक एसिड। कैसे बना, वाटर से कंबाइन होके। क्या फॉर्मूला है, H2CO3। तो देखिए इसका कैसे ये होता है, H2CO3 जब फिर वाटर में जाएगा क्या देगा, देगा आपका HCO3 माइनस प्लस HCO प्लस। और जब इसका अगला साल जाएगा वाटर सेटिंग करेगा तो क्या देगा, तो देगा ये CO3 2 माइनस और H3O प्लस। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है इन पर क्वेश्चंस। और नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होता है, H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड और HCO3 माइनस, इसका एसिड और उसके जो उसका आपका एक वो है एक्सप्रेशन के बाद जो बना है उसका एनायन, उसका जो है बफर है SCO3 और HCO3 माइनस बफर सिस्टम। साल्ट हुआ बेटे, बफर सिस्टम helps to maintain pH of blood। ये ध्यान रखिए बेटा, H2CO3 और HCO3 माइनस का बफर जो है pH ऑफ ब्लड को मेंटेन, ब्लड की pH को मेंटेन करने में काम करता है। तो आपसे पूछा था कौन सा बफर सॉल्यूशन वर्क करता है, H2CO3 और ऑब्लिक HCO3 माइनस। ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसमें ध्यान रखना बेटा, मेंटेन pH ऑफ ब्लड बिटवीन, कितना मेंटेन करता है, बिटवीन 7.26 टू 7.42। मतलब ध्यान रखिए, यदि आपसे पूछे ब्लड का पीएच क्या है तो क्या बेटा 7.26 से 7.42, यानी क्या है, ब्लड का नेचर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। क्या होता है, स्लाइटली बेसिक। 7 होता पीएच तो न्यूट्रल होता है, 7 से स्लाइटली ग्रेटर है तो स्लाइटली बेसिक। ओके बेटा, को पता है इसके अलावा पॉइंट क्या होंगे, ये देखिए और पॉइंट रखिए। CO2 क्या होता है, एसिडिक होता है, इसका मतलब है बेस से कंबाइन करके साल्ट बनाएगा। तो CO2 combines with alkali
टू फॉर्म मेटल कार्बोनेट होता है क्योंकि CO2 एसिडिक है, एसिड बेस रिएक्शन करता है क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। तो CO2 मेटल हाइड्रोक्साइड यानी जो भी अल्कली होंगे, बेसिक होंगे, उनके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा, तो मेटल कार्बोनेट फॉर्म करता है। अगला पॉइंट देखिए, increase the CO2 in atmosphere increase in greenhouse effect। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बढ़ना क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाता है। क्या करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को इंक्रीज करता है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। और कुछ और पॉइंट आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुना होगा, क्या होती है वो, विचार करिए एक बार, कहाँ यूज करते हैं, थोड़ा मेमोराइज करिए अपने ब्रेन में कि कहाँ उसका नाम सुना है और इसका यूज कहाँ करते हैं या उसे और क्या कहते हैं। क्योंकि CO2 क्या है, गैस है, उसको सॉलिडिफाई किया गया हाई प्रेशर पे लोअर टेम्परेचर करके, तो सॉलिड CO2 को क्या कहते हैं आपका, ये पॉइंट आपका है सॉलिड CO2 इज एक्सटेंसिवली used to carbonate CO2 होगा, CO2 is extensively used to carbonate soft drink। और जो आपका सॉलिड CO2 होता है, सॉलिड CO2 क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ड्राई आइस। क्या होता है इसको, ड्राई आइस कहते हैं। ड्राई आइस के नाम से आप देखिए, कभी आपको जो कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो फ्रीजर में रखे जाते हैं, तो जब आप उन्हें मार्केट से ले आते हैं तो आपको आइस पैड के साथ मिलते हैं। तो आइस पैड होता है बेटा, वो आपका बर्फ का नहीं होता है, क्योंकि बर्फ क्या होगा, बर्फ जब पिघलेगी तो वाटर रिलीज करेगी, तो इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है आपके इंजेक्शन में। इसीलिए क्या करते हैं, उसको CO2 का जो ड्राई आइस है, ड्राई आइस के पैड में, तो उसको आइस पैड उसके बीच में रख के देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जब वो पिघलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, और जब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर चली जाएगी तो इन्फेक्शन नहीं होता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नहीं जाते हैं। इसीलिए वहाँ पर यूज करते हैं आइस पैड जो होते हैं, जिसमें सॉल्ट उसमें क्या होता है, ड्राई आइस होती है। साथ ही आप देखिए आइसक्रीम वगैरह जो पार्लर होते हैं उसमें क्या होते हैं, उसमें भी ड्राई आइस का यूज किया जाता है। ये एज अ रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं। ड्राई आइस को कैसे यूज करते हैं, एज अ रेफ्रिजरेंट। यह टेम्परेचर को कम करता है, कम लोअर टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। देखिए नॉन एज ड्राई आइस used as a refrigerant for ice cream and frozen food। इसको एज अ रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं किसके लिए, आइसक्रीम के लिए और फ्रोजन फूड के लिए इसको यूज किया जाता है एज अ रेफ्रिजरेंट, उसको कम टेम्परेचर पे रखने के लिए। अगला देखिए बेटा, दूसरा हमें ऑक्साइड पढ़ना है, वो आपका क्या है, वह है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, SiO2। इसको और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं और सिलिका, या इसको क्वार्ट्ज भी कहते हैं। क्वार्ट्ज कहते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड को सिलिका भी कहते हैं, क्वार्ट्ज भी कहते हैं। SiO2 इसका फॉर्मूला है। इसका नेचर क्या होता है, इसका जो होता है एसिडिक। क्या होता है इसका नेचर, इसका जो होता है एसिडिक। तो ये क्या है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, ये आपको पता है, ठीक। और क्या होता है, 3 डायमेंशन 3D नेटवर्क सॉलिड है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड है। इसमें क्या होता है, इन विच
in which each silicon atom is covalently bonded in a tetrahedral manner। ध्यान रखना किस मैनर में, टेट्राहेड्रल मैनर में। 4 ऑक्सीजन एटम, हर जो आपका सिलिकॉन है वह 4 ऑक्सीजन एटम से जुड़ा होता है। फिर वो ऑक्सीजन एक सिलिकॉन से जुड़ा होगा, तो ऑक्सीजन 2 तरफ से सिलिकॉन से हो गया, और एक ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, और एक ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन से जुड़ा होता है। 4 ऑक्सीजन एटम्स, each oxygen atom in turn covalently bonded to another silicon। देखिए बेटा इधर, तो ये आपका सिलिकॉन है, जुड़ा है आपका ऑक्सीजन से, फिर सिलिकॉन, इधर एक आपका जुड़ा है, इधर आपका जुड़ा है, ठीक। ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, यहाँ जुड़ा है, इधर ऑक्सीजन है, इधर सिलिकॉन है। ध्यान देखिए बेटा, इधर आपका ऑक्सीजन है, इधर सिलिकॉन है। जो सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है, सिलिकॉन की वैलेंसी होती है 4। टेट्राहेड्रल कंपाउंड है, कार्बन फैमिली का मेंबर है, तो वैलेंसी से 4 होगी। एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन जुड़ा होता है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2। या इस तरह टेट्राहेड्रल के जो कि 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड फॉर्म करते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, हाई होता है। और इसकी बाकी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे आगे। क्या होता है सिलिकॉन या सिलिका की क्या प्रॉपर्टीज है, इसकी हम बात करते हैं। इधर कॉपी कर लीजिए, ये बेटा कॉपी हो गया बेटा। क्या होता है सिलिकॉन, जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका है, इसका बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है। पहली बात तो ये जान लिखिए बेटा, केमिकली इनर्ट होता है, ये केमिकल रिएक्शन नहीं करता, लेकिन HCl में घुल जाता है। इसीलिए जो होता है आपका क्या होता है कि जो ग्लास है उसको होता है सॉल्युबल, इसमें होता है सॉरी HCl नहीं HF में, हाइड्रोजन फ्लोराइड में क्या होता है बेटा, घुल जाता है। HCl नहीं HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड से में घुल जाता है, बाकी ये केमिकली इनर्ट होता है, तो इसका यूज कई जगह होता है, हम उसी बात करते हैं। अब प्रॉपर्टी ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव, क्यों नॉन रिएक्टिव होता है, ड्यू टू वेरी हाई SiO बॉन्ड एंथैल्पी। क्योंकि सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड की एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, बड़ा बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा है, तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। जब बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो क्या होता है, केमिकली इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, बहुत कम होगी। ये बॉन्ड टूटेगा तब तो रिएक्शन करेगा। तो बॉन्ड सिलिकॉन ऑक्सीजन में भी बहुत स्ट्रांग होता है, बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। टू वेरी हाई बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये हो गया बेटा इट। अगला पॉइंट इसका क्या है, इट resist toward halogen acids, यानी हाइड्रोजन से रेस्ट उनकी प्रतिक्रिया से इलेक्ट्रिसिटी कम होती है, रेस्ट करता है एट एलिवेटेड टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करता है। However, it is attacked by HF and NaOH। ध्यान रखिए बेटा, यह हाइड्रोजन के एसिड कौन से, यानी HCl सेक्शन नहीं करेगा, HBr सेक्शन नहीं करेगा, HI सेक्शन नहीं करेगा,
फ्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड से रिएक्शन नहीं करेगा हाइड्रोजन के, लेकिन हाइड्रोजन फ्लोराइड से क्या करता है, रिएक्शन करता है, एनोड से रिएक्शन करता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग, इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए रिएक्शन करता है। तो ये रिएक्शन भी आपको याद रखिए किससे रिएक्शन करता है। तो देखिए सिलिकॉन ऑक्साइड प्लस 2NaOH क्या फॉर्म करता है, Na2SiO3 प्लस H2O और SiO2 प्लस 4HF फॉर्म करता है सिलिकॉन फ्लोराइड और वाटर। यूज कहाँ करते हैं बेटा इसका, इसको यूज करते हैं क्वार्ट्ज, यानी सिलिकॉन ऑक्साइड क्या है, क्वार्ट्ज का है, इसका नाम क्या है, सिलिका, सिलिकॉन ऑक्साइड, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज यूज्ड एज पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, इसको पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज करते हैं। क्या होता है बेटा ये पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, क्या होते हैं, यह तो पूछा गया है एक बार पीजीटी में, पीजो इलेक्ट्रिक क्या होता है बेटा, ये प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल करंट ऑन मैकेनिकल स्ट्रेस पड़ने पर यह इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस करते हैं। कौन, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। और सिलिका ऑक्साइड या सिलिका या क्वार्ट्ज का यूज करते हैं पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के फॉर्मेशन में, एज ए पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल से यूज करते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, यह वह मटेरियल है जो मैकेनिकल स्ट्रेस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह यूज किसे करते हैं, क्वार्ट्ज को। यह क्वेश्चन है। होता क्या है, यह वह मटेरियल है जो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक करंट ऑन मैकेनिकल स्ट्रेस, यानी मैकेनिकल स्ट्रेस यांत्रिक दबाव पड़ने पर यह इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस करता है, यह मटेरियल। ओके बेटा, अगला इसका यूज कहाँ है, ठीक है, सिलिका जेल आपने देखा होगा, यदि आप लैब में गए हो कभी, तो सिलिका जेल क्या होता है बेटा, आपको लैब छोड़िए, आप डेली यूज में देखिए, आप कभी भी देखेंगे, आप शूज खरीद के ले आइए या कोई बैग ले आइए, बैग में आप देखेंगे एक छोटी सी पुड़िया पड़ी रहती है, या मिल्टन का बोतल लीजिए, कोई बोतल लीजिए, उसमें देखें तो छोटी छोटी पुड़िया रहती है, तो छोटी छोटी गोलियां रहती हैं ओपेक टाइप की, वो क्या होता है, सिलिका जेल होता है, ताकि उसमें जो मॉइस्चर हो वो उसे एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, ड्राइंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो क्या होगा, उसमें स्मेल आने लगेगी। जूते में, बैग में, लिक्विड कंपनी से बनने के बाद वो अलग जगह से गुजरते हैं, तो वहाँ क्या होता है, मॉइस्चर उनको मिलता है, तो मॉइस्चर कॉन्टेक्ट आने में क्या होगा, उसमें स्मेल आ जाएगी, फंगस लग जाएंगे, उन्हें कोई खरीदेगा नहीं। इसलिए उसमें क्या करते हैं, सिलिका जेल की जो पैकेट से स्मॉल डाल करते हैं, आप देखेंगे मिल्टन का बोतल कभी भी आप लीजिए, तो या बोतल खोलेंगे उसमें आपको निकलेगा, छोटी सी पुड़िया रहती है, सील्ड रहती है वो। या बैग्स खोल लेते हैं आप, रेस्टोरेंट या किसी का भी बैग लीजिए, उसमें सिलिका जेल की पुड़िया रहती है, वो क्या होती है, वह ड्राइंग एजेंट होता है, ताकि मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले, उसमें से स्मेल ना आए और फंगस का अटैक ना हो। उसको क्या होता है, सिलिका जेल, सिलिका जेल होता है वो, सिलिका जेल, नॉट टी, जेल इज used as a drying agent, used as a drying agent, ड्राइंग एजेंट। और कहाँ यूज करते हैं, क्रोमेटोग्राफिक मटेरियल में भी होता है, क्रोमेटोग्राफिक मटेरियल में भी यूज करते हैं, किसका, सिलिका जेल का यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफिक मटेरियल में, और एज अ ड्राइंग एजेंट यूज करते हैं। इसे कॉपी कर लिया बेटा, फिर हम अगला कंपाउंड डिस्कस करें। हम लोग कार्बन फैमिली के कंपाउंड डिस्कस कर रहे हैं, इस पर क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो आपने पढ़ा क्या बेटा, डायमंड, ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज, उनका हाइब्रिडेशन, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पढ़ा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा, अब सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ लिया। अब हम डिस्कस करेंगे क्या, सिलिकेट्स के बारे में। तो जितनी भी चीज़ों पर क्वेश्चन पुटअप होते हैं, हम यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बताएंगे। लेक्चर थोड़ा लंबा है बेटा, लेकिन आप हमने एक ही लेक्चर में कंट्रोल किया है कि आप एक बार में ना पढ़ पाए तो कई टुकड़ों में पढ़े, लेकिन सिलेबस लंबा है तो हमें इसे टाइमली कंप्लीट भी करना है। इसलिए आप इसको क्या करिए, मैं पूरा एक वीडियो दे रहा हूँ, इसका 2 घंटे का वीडियो होगा, इसको पूरा वीडियो एक बार में ना देख पाए तो टुकड़ों में देखें, लेकिन पूरा वीडियो देखें, क्योंकि पूरा वीडियो देखेंगे तो आपका जो भी ब्लॉक हम पढ़ाएंगे
वह पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपको। उसमें सारे पॉइंट्स जितने भी मैं लिखवाऊंगा, जितने भी हम डिस्कस करेंगे, सबके सब इंपॉर्टेंट है और आपका क्वेश्चन से आएगा ही आएगा। ये हो अगला सिलिकेट्स। सिलिकेट्स क्या होगा? ऑल सिलिकेट्स आर मेड अप ऑफ SiO4। ध्यान रखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑल सिलिकेट्स आर मेड अप ऑफ SiO4 टेट्राहेड्रल यूनिट। पहले ध्यान रखिए उसकी यूनिट क्या है? SiO4 यूनिट होती है। सारे सिलिकेट्स की यूनिट क्या है बेटा? SiO4 है। और क्या रखना है? इन विच Si is sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। में सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 होता है। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है? Si is surrounded by 4 oxygen atom। ओके, देखिए बेटा, सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन जुड़ा है। सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, टेट्राहेड्रली अरेंज है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिलिकेट की, क्योंकि बेटा सिलिकॉन का टाइप्स के बारे में पूछता है, तो आपको यदि उसके टाइप्स के बारे में थोड़ा आइडिया है, क्वेश्चन आपका हो जाता है। मेनली टाइप्स में बेटा पूछता क्या है? उसका यूनिट और वह कितनी ऑक्सीजन से, मतलब कि कॉमन शेयरिंग है सिलिकॉन की। ये दो तरह क्वेश्चन पूछ जाते हैं, उसकी यूनिट और कितना ऑक्सीजन शेयरिंग में इन्वॉल्व है। ये दो तरह क्वेश्चन आते हैं टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स में। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे तो आपको ये चीज ध्यान में रहेगी। पहला देखिए बेटा, आपका जो फर्स्ट है वो है ऑर्थो सिलिकेट। ऑर्थो सिलिकेट का बेटा जो यूनिट है वो क्या है? कंटेन SiO4 4 माइनस यूनिट। ये ध्यान रखिए बेटा, आपको यूनिट विद साइन याद रखनी है, क्योंकि साइन बदल कर भी यूनिट दिखी आती है ऑप्शन में। आपको यूनिट विद साइन याद करनी है। और अगला पॉइंट इसमें क्या है? देयर इज नो शेयरिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ऑर्थो सिलिकेट में कितने ऑक्सीजन की शेयरिंग है बिटवीन यूनिट्स, तो वो क्या है? जीरो। क्या बेटा? नो शेयरिंग मतलब जीरो शेयरिंग है बिटवीन देयर नो शेयरिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम बिटवीन एडजेसेंट टेट्रा। जितने भी सिलिकेट्स बनते हैं उसकी बेसिक कहाँ से स्टार्ट होता है? SiO4 से स्टार्ट होता है। SiO4 में अलग अलग कंडीशन होगी, ऑक्सीजन की शेयरिंग के साथ उसका यूनिट चेंज होता रहेगा। तो आपको याद रखना है, जिस भी टाइप का कुछ सिलिकेट बताया रहा है उसकी यूनिट ध्यान रखनी है, और शेयरिंग में कितने ऑक्सीजन इन्वॉल्व है बिटवीन 2 यूनिट्स, कितनी ऑक्सीजन शेयरिंग में इन्वॉल्व है वो याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या यूनिट इसकी क्या है? SiO4 4 माइनस है, और इसमें कोई भी ऑक्सीजन एटम बिटवीन 2 टेट्राहेड्रल शेयरिंग में इन्वॉल्व नहीं। इसका देखिए कुछ एग्जांपल्स ध्यान में यदि हो जाए तो Zn2SiO4, Be2SiO4, Mg2SiO। क्या बेटा, कॉपी कर लीजिए इसे, फिर हम आगे बात करते हैं इसके सिलिकेट्स की। ये तो आपका पहला सिलिकेट हो गया जिसमें टेट्राहेड्रल यूनिट्स के बीच में किसी भी ऑक्सीजन एटम की शेयरिंग नहीं है, और उसका जो यूनिट है वो क्या है? SiO4 4 माइनस। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इस चीज क्या है? ध्यान रखनी होगी। अगला पॉइंट बेटा क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो हमारा है, दूसरा सिलिकेट हमारा है पायरोसिलिकेट्स। इसमें क्या बेटा? इसकी यूनिट जो है वो है Si2O7 6 माइनस। ये ध्यान रखिए, ये इसकी क्या है? यूनिट है। क्या बेटा? इसकी यूनिट है। ठीक, यूनिट है इसकी। इसमें क्या होता है? 2SiO4 टेट्राहेड्रा 2
SiO4 tetrahedra share oxygen atom. एग्जाम्पल क्या है बेटा? Si2O7. ओके, इसमें एक ऑक्सीजन एटम इन्वॉल्व होता है शेयरिंग में बिटवीन टू टेट्राहेड्रल. अगला बेटा क्या है? दूसरा आपका है, थर्ड वाला क्या है? साइक्लिक सिलिकेट्स. साइक्लिक सिलिकेट्स क्या में क्या बेटा? यूनिट क्या है? SiO3 2- यूनिट. ये इसकी यूनिट है. यूनिट ध्यान रखना बेटा. इसमें क्या होता है? 2SiO4 शेयर 2 ऑक्सीजन एटम. कितने ऑक्सीजन एटम चाहिए? 2 ऑक्सीजन एटम. एग्जाम्पल देखिए, विथ ईच अदर. देखिए बेसिक यूनिट आपका SiO4 ही होगा, लेकिन जो बन के तैयार होगा वो क्या होगा? SiO3 2-. ठीक है, सबसे यूनिट पूछा जाए रिपीटिंग यूनिट तो ये है. कितने ऑक्सीजन शेयर होते हैं? 2 ऑक्सीजन शेयर होते हैं. किसमें? साइक्लिक सिलिकेट्स में. ठीक है, एग्जांपल देखिए इसका है Ca3Si3O. यहाँ पर N लगा हुआ है क्योंकि यह मल्टीपल में होगा. ठीक है, ठीक, N मतलब यहाँ से मल्टीप्लाई होगा. Si3O9. देखिए यहाँ N की वैल्यू क्या है? यहाँ पे N की वैल्यू 3 है. यहाँ पे N की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई. तो 3 इसमें बढ़ेगा. Si3 हो गया, O9 हो गया. चार्ज कितना हो गया? 6 हो गया. तो 6 में क्या हो गया? क्योंकि कैल्शियम में कितना +2 होता है, तो C3 का मतलब यहाँ पे +6 है और इस वाले में क्या है? -6 चार्ज है. तो देखिए नेक्स्ट चौथा आपका क्या होता है? चेन सिलिकेट. साइक्लिक सिलिकेट और चेन सिलिकेट में होता क्या है? दोनों का यूनिट सेम है. SiO3 2-N. ओके, शेयरिंग क्या है? इसमें भी शेयरिंग सेम है. 2 ऑक्सीजन एटम. 2 ऑक्सीजन एटम्स पर टेट्राहेड्रन. 2 ऑक्सीजन एटम पर टेट्राहेड्रन इसमें भी होता है. तो देखिए साइक्लिक में, चेन में यूनिट आपकी सेम होता है. SiO3 2-N. SiO3 2-N. यहाँ भी 2 ऑक्सीजन शेयरिंग में, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन शेयरिंग में है. पायरोसिलिकेट में 1 ऑक्सीजन शेयरिंग में. शेयरिंग ऑक्सीजन मतलब सिंगल ऑक्सीजन शेयरिंग में. ऑर्थोसिलिकेट में कोई भी ऑक्सीजन शेयरिंग नहीं, उसकी यूनिट वही है SiO4 4-. तो आपको यूनिट याद रखनी है सिलिकेट्स के टाइप में और कितने ऑक्सीजन शेयरिंग में इन्वॉल्व है ये याद रखना है. इसी पर क्वेश्चन आता है. आसान है बेटा, इसे कॉपी कर लीजिए फिर हम आगे बढ़े. इसे कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं. कॉपी कर लिया बेटा. अब हम बात करेंगे अगले सिलिकॉन के कंपाउंड की, जो एक पॉलीमर है सिलिकॉन्स. इसका यूज करते हैं बेटा कहाँ? वाटर रिपेलेंट. उसकी जो मेन प्रॉपर्टी है सिलिकॉन्स की, वो एज अ वाटर रिपेलेंट है. उसी का इस्तेमाल, उसी प्रॉपर्टी का इसको यूज करते हैं. तो उसकी बात करते हैं. नेक्स्ट हमारा है सिलिकॉन्स. इसमें आपको ध्यान रखना है ग्रुप ऑफ organosilicon polymers, which have R2SiO as a repeating unit. वो क्या कहलाते हैं? वो सिलिकॉन्स कहलाते हैं. इनकी प्रॉपर्टी क्या बताएं सिलिकॉन्स की? सिलिकॉन्स आर वाटर रिपेलेंट, हीट रेजिस्टेंट
chemically inert, resistant to oxidation and attack by resistant to oxidation and attack by organic acids and good electrical insulators इनकी बेटा ये सब जो प्रॉपर्टीज है, ये केमिकली इनर्ट है, वाटर रेपेलेंट है, हीट रेजिस्टेंट है और ऑर्गेनिक एसिड के प्रति रिएक्शन नहीं करते। इनकी यही सब प्रॉपर्टीज जो सिलिकॉन्स की है उसकी वजह से इसका यूज करते हैं। इसका लार्ज एप्लीकेशन है, कैसे, एज अ ग्रीस, एज अ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, एज अ वाटर रेपेलेंट पेपर, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका यूज देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए, एक पूछ लेता है इन प्रॉपर्टीज वजह से। तो they are used as सीलेंट, मतलब होता है सील के फॉर्मेशन होता है। जो सील लगती है उसमें किसी आपका जिसमें फ्लूइड भरे हैं, तो सील आपकी क्या है, सील आपकी केमिकली इनर्ट होनी चाहिए जिस मटेरियल से बनी हो। यदि वो मटेरियल केमिकली इनर्ट होगा, अदरवाइज मतलब जिससे उसका सील किया उसको और वो उससे रिएक्शन करके क्या होगा, वो डिजॉल्व हो जाएगा। तो आपका क्या, सील टूट जाएगी तो फिर लिक्विड फ्लो हो जाएगा, जो भी आपका हैजार्डस मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, वो एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। तो ऑर्गेनिक सील मतलब इसको शील्ड फॉर्मेशन इस्तेमाल करते हैं क्योंकि केमिकली इनर्ट होता है। और काम ग्रीस में और एज अ इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स बनाने में और वाटर प्रूफिंग ऑफ फैब्रिक में, क्योंकि ये वाटर रिपेलेंट होता है तो वाटर प्रूफिंग करने में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट आपको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अगला कंपाउंड, वो है आपका जियोलाइट। क्या बेटा, जियोलाइट। इधर कॉपी करिए आप, बेटा कॉपी हो गया आपका। नहीं, ये कंपाउंड आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं कि मतलब इसकी नीड नहीं है, पूछे जाते रहते हैं क्योंकि ये सब का एप्लीकेशन है, एनसीईआरटी में सब दे रखा है, इसलिए ये सब की बात हम कर रहे हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस में है और आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। थोड़ा बोरिंग है रटना ऐसा, लेकिन आप यदि सुने रहेंगे तो कभी क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या लगेगा, हमने कहीं पढ़ा है, तो आपका आंसर हो जाएगा। यदि आप कभी पढ़े नहीं है तो आपको क्या लगेगा, अनसुना सा लगेगा, तो आपको सिलेबस के बाहर है या मुझे नहीं आया, तो कॉन्फिडेंस लो होता है। इसलिए जितनी भी चीज़ें सिलेबस की हैं वो सब चीज़ें आपको पढ़नी है, और जब आप कई बार पढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके वो आपको तैयार हो जाएगी। अगला आपका जो है वो है जियोलाइट्स। क्या होता है जियोलाइट्स, क्या होता है ये, इफ एल्यूमिनियम एटम replace few silicon atom in 3-dimension network of SiO2 overall structure known as, क्या करते हैं, SiO2 में क्या करते हैं, कुछ सिलिकॉन को रिप्लेस करके एल्यूमिनियम को रख देते हैं। तो जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, नोन एज एल्यूमिनोसिलिकेट। इसको एल्यूमिनोसिलिकेट कहेंगे, लेकिन ध्यान दीजिए सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी थी, 4, और जब उसको रिप्लेस किया गया एल्यूमिनियम से तो उसकी वैलेंसी 3 है। जब सिलिकॉन की वैलेंसी 4 थी, उसकी वैलेंसी 3 है, तो क्या हो जाएगा, अब एक आपका वैलेंसी डिस्टर्ब होगी, तो किससे बैलेंस करेंगे, उसको आगे हम बैलेंस करते हैं किससे, 4 तुमको बैलेंस करना है, एक पोजीशन कम हो गया तो उसको बैलेंस करते हैं अल्कली मेटल से, उसकी बात हम करें आगे। तो क्या बोलते हैं, पहले ध्यान रखिए एल्यूमिनियम सिलिकेट, बेटा एक्वायर क्या करेगा, एक्वायर नेगेटिव चार्ज, भाई 4 पॉजिटिव चार्ज बैलेंस करता सिलिकॉन, जब हट गया एल्यूमिनियम में तो 3 पॉजिटिव चार्ज थे, एक पॉजिटिव क्या है बच गया, तो इसका मतलब एक पॉजिटिव कम है तो एक नेगेटिव
बढ़ जाएगा। एक्वायर नेगेटिव चार्ज cation such as Na plus, K plus or calcium plus 2 balance the negative charge। और जो जियोलाइट के एग्जांपल है वो क्या होगा, देखिए फील्डस्पर या जियोलाइट बनता है। और यूज क्या करते हैं जियोलाइट का, तो आपने सुन रखा है, तो हम लोगों ने बात भी की थी जब हम लोग वाटर प्यूरिफाई कर रहे थे, यानी हार्ड ऑफ वाटर रिमूव कर रहे थे, तो वहाँ जियोलाइट यूज किया गया था, यदि आपको याद हो। ठीक है, तो क्या होता है आपका ये जियोलाइट्स आर used as catalyst in petrochemical industry for cracking of hydrocarbon and isomerization और क्या यूज करते हैं बेटा, used as ion exchanger in softening of hard। इनका यूज पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में करते हैं और एज अ एंड एक्सचेंजर यूज करते हैं कहाँ, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट होने में, बड़ा यहाँ यूज करते हैं। तो जियोलाइट्स के बारे में आपको मेरी ध्यान रखना है, उनका इस्तेमाल कहाँ होता है और वो होते क्या है, सिलिकेट्स होते हैं। कॉपी कर लीजिए। फिर आज का हम लोग लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे ग्लास के बारे में, शीशे के बारे में, क्योंकि ग्लास पर भी क्वेश्चन कभी आ जाता है। तो आपको यदि ध्यान है, थोड़ा सा फॉर्मूला कुछ याद रखना पड़ता है और कुछ माइन्यूट से उसमें पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं, यदि वो ध्यान है तो एक नंबर क्वेश्चन कभी पूछ लेता है क्लास में, तो आप कर सकते हैं। बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि आप ग्लास से रूबरू होते हैं, इसलिए आपको उसकी कुछ प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी होती है। देखिए ग्लास की बात करें, क्या होता है भाई, यह है एमॉर्फस होता है। पहले समझिए ग्लास कभी क्रिस्टलाइन होता है, क्या होता है एमॉर्फस, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट, सुपर कोल्ड लिक्विड है ये। क्या बेटा, एमॉर्फस, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट सुपर कोल्ड लिक्विड। क्या होता है इसमें, which contains a mixture of silicates of different metals। यह डिफरेंट मेटल्स के सिलिकेट का मिक्सचर है, एमॉर्फस होता है, यह ट्रांसलूसेंट या ट्रांसपेरेंट हो सकता है, और सुपर कूल्ड लिक्विड भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो हम इसमें टाइप्स ऑफ ग्लास कुछ पढ़ेंगे, उसमें हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। टाइप्स की बात की जा रही ग्लास के, तो जो हमारा ए है, पहला टाइप है सोडा ग्लास। बात से क्लियर है बेटा, सोडा ग्लास मतलब सोडियम का सिलिकेट होगा, उसका आपको फॉर्मूला याद रखना है। वो क्या होता है, Na2, यहाँ लिखते हैं Na2SiO3 डॉट CaSiO3
डॉट 4SiO2, या मिल सकता है आपको ऑप्शन में ऐसा Na2O CaO डॉट 6SiO2, आपको ये ऑप्शन मिल सकता है या फिर ये ऑप्शन मिल सकता है। दूसरा क्या होता है आपका, जो दूसरा टाइप है आपका बी, पोटास ग्लास, तीन बात है, इसमें पोटेशियम होगा, या इसको और क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हार्ड ग्लास। ये क्या होता है, नेचर में हार्ड होता है। इसका क्या है बेटा कॉम्बिनेशन, K2SiO3 डॉट CaSiO2 डॉट 4SiO2, या फिर यहाँ पर K2O CaO 6Si। देखो ये सोडियम और कैल्शियम का सिलिकेट था, और ये वाला क्या है, पोटेशियम और कैल्शियम का सिलिकेट है, पोटास ग्लास हो गया। ठीक है बेटा, इधर कॉपी कर लिया, इधर कॉपी हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए। तो और कौन से टाइप्स हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज है, इसको हम बता दें आपको, ताकि क्वेश्चंस आए ग्लास से रिलेटेड तो आप कर सकें। ऐसा ना कहें सर ने उसको बताया ही नहीं था, वरना क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इसलिए आपको हम जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें बता रहे हैं। कितनी इस कोर्स में एक एक पॉइंट डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट आपका है सी, फ्लिंट ग्लास और हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास। इसको बड़ा यूज क्या करते हैं, सीधी बात है, यदि इसका रिफ्रैक्टिव ज़्यादा है तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या जैसे प्रिज्म वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका जो वो है कॉम्बिनेशन, वो है K2O PbO 6Si। कहाँ यूज करते हैं, यूज्ड इन मेकिंग हाई क्वालिटी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक लेंसेस या प्रिज्म बनाने में। अगला बड़ा ग्लास ऑफ क्वालिटी क्या है, सी आपका बोरोसिल ग्लास और पायरेक्स ग्लास। बोरोसिल ग्लास या पायरेक्स ग्लास में क्या करते हैं बेटा, एडिंग मतलब मिलाना, एडिंग बोरेक्स, नाम से कन्फर्म बोरेक्स ग्लास है। बोरेक्स ग्लास बोरेक्स ऐड करता है, उसमें भी बोरेक्स में क्या, बोरिक ऑक्साइड या बोरिक एनाइड्राइड उसको बोलते हैं ना, राइट, एंड Al2O3 एल्यूमिनियम का ऑक्साइड टू ऑर्डिनरी ग्लास। ऑर्डिनरी ग्लास मिक्सचर में बेटा बोरिक एनाइड्राइड या बोरिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ऐड कर फॉर्म करते हैं बोरोसिल ग्लास या पायरेक्स ग्लास। बेटा एक खास बात क्या है, इट इज हीट रेजिस्टेंट होता है, ठीक है, और साथ में लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन can withstand sudden changes of temperature। इसमें थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट बहुत लो होता है, इसलिए जब टेम्परेचर का सडन चेंज होता है, मतलब बॉडी टेम्परेचर हाई हो फिर कूल कर दें, लो टेम्परेचर लो कर दें, उससे ग्लास ब्रेक नहीं होते हैं। इसके इसमें क्या करते हैं, इसमें बोरेक्स या बोरिक एनाइड्राइड ऐड करते हैं और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ऐड करते हैं। तो बोरिक एनाइड्राइड और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ऐड करने से क्या होता है, इसका थर्मल कोफिशिएंट जो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है वो बहुत कम हो जाता है, जिससे सडन चेंज टेम्परेचर का जब होता है तो ग्लास ब्रेक नहीं होते हैं। क्या होता है, ग्लास
ब्रेक नहीं होते। और साथ ही साथ क्या होता है, हीट रेजिस्टेंट होता है, ज़्यादा हीट करने पर यह ग्लास ब्रेक नहीं होता है, इसीलिए इसको लैब वेयर्स बनाने में यूज़ करते हैं। आपको पता है कि जो स्टैंडर्ड लैब होती है वहाँ पर ज़्यादातर जो ग्लास वेयर्स यूज होते हैं वो बोरोसिल के होते हैं। बोरोसिल एक्चुअली इसलिए कंपनी का नाम है, उसने वो बोला था बोरोसिल, इसी तरह ग्लास वेयर बनाती है। आप देखेंगे आजकल तो बॉल वगैरह जो किचन में यूज़ किया था वही बोरोसिल के आने लगे हैं, ठीक है। तो बोरोसिल ग्लास में होता है, थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट बहुत कम होता है, तो और हीट रेजिस्टेंट होते हैं वो, ठीक है। कहाँ यूज करते हैं, यूज्ड फॉर मेकिंग लेबोरेटरी ग्लास वेयर। थर्मोमीटर्स बनाने में इसका यूज करते हैं, ठीक है बेटा। इधर कॉपी हो गया बेटा आपका, तो नेक्स्ट टाइप हम डिस्कस करें। ये कॉपी करो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा ग्लास में बस याद रखना है कौन सा ग्लास है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है और उसका कॉम्बिनेशन क्या है, और थोड़ा सा उसे यूज कहाँ करते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान रहेंगी, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा यदि क्लास में, तो आप आंसर दे देंगे। अगला आपका डी आपका क्या है, क्रूक्स ग्लास। क्रूक्स ग्लास क्या है, ये करता है कंटेंट CO2, सीजियम ऑक्साइड रहता है CeO2, ये ध्यान रखना बेटा आपको। सीजियम ऑक्साइड से क्या होता है, whose प्रॉपर्टी की क्या प्रॉपर्टी है, whose प्रॉपर्टी टू कट ऑफ UV रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज बेटा आपके आइस के लिए नुकसानदेह होती है। तो क्या होता है, यह मेनली सन ग्लासेस जो हम पहनते हैं उसके ग्लास बनाने में इसका यूज करते हैं, इस क्रूक्स ग्लास का। इससे क्या होता है, वो यूवी रेज से हमारे आइस को प्रोटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, आइस को प्रोटेक्ट करते हैं। सन ग्लास में या फिर जो भी स्पेक्स हम पहनते हैं, चश्मे पहनते हैं, वो यूवी प्रोटेक्टिंग ग्लास में इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो भी यूवी रेडिएशन निकल रही है वो आपकी आंखों को इफेक्ट ना करे। तो उसको इस्तेमाल करते हैं, किसको, चश्मे की ग्लासेस लेंसेज बनाने में इसका यूज करते हैं, क्योंकि यह यूवी रेस को क्या करता है, प्रोटेक्ट कर देता है, इसे कट ऑफ कर देता है, रोक देता है। विच इज हार्मफुल टू, कहाँ करते हैं इसका, यूज्ड इन मेकिंग लेंसेज, चश्मों के लेंस बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं बेटा। और नेक्स्ट आपका लास्ट आपका है वाटर ग्लास। ये पूछा गया है, वाटर ग्लास का फॉर्मूला होता है Na2O SiO2, ओके। तो ये चीज़ आपको ये है आपका, देखिए क्या उसको हम रिक्लाइन अर्थ मेटल में भी हो सकता है। ये किसी कंपाउंड सोडियम है ज़्यादातर में, या पोटेशियम है मेटल्स में भी, लेकिन हमने इसे इसलिए किया क्योंकि इसमें जो मेन कंपाउंड है वो आपका सिलिकॉन है, इसलिए हमने ग्लास को ज़्यादातर बुक्स में दिया है चैप्टर, मतलब कि सिलिकॉन के साथ इसको सिलिकॉन का चैप्टर दे रखा है। इसी साथ बेटा हमारा आपका टोटल जितना भी चीज़ नीडेड है कार्बन फैमिली या ग्रुप 14 एलिमेंट्स के लिए, उनकी कंपाउंड्स, उनकी प्रॉपर्टीज़, वो सब हमने इसमें पूरा समराइज किया पूरे एक वीडियो लेक्चर में। आपको करना क्या बेटा, लेक्चर्स को एक बार में नहीं देख सकते हम, ठीक है। वैसे करिए से कि आप 2 से 3 टुकड़े में देखिए, क्योंकि आप लगातार 2 घंटे की चीज़ पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे। आप करिएगा इसको आधा घंटा 1 घंटा देखिए, फिर आपको टाइम मिले, लेकिन देखने में ध्यान रखिए कि आपको 1 से 2 दिन में पूरा देख लेना है। ऐसा ना हो कि आप 15 मिनट आज देखें और 15 मिनट 10 दिन बाद देखें, तो आप लोग देखे रहेंगे वो भूल जाएंगे। इसको देखिए, वीडियो को सुनिए, पहले आप वीडियो को सुनिए, सुनने के बाद करिए इसको, फिर दोबारा जब सुनिए इसको तब आप नोट्स बनाइए। तो आपको क्या होगा, चीज़ें आपके दिमाग में 2 से 3 बार जाएंगी, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी और याद हो जाएंगी। मैं बार बार आपको इसलिए रिपीट करता हूँ कि पी ब्लॉक बच्चे ज़्यादा स्किप करते हैं और बाद में पछताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पी ब्लॉक, हमारा दूसरा लेक्चर है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा नाइट्रोजन फैमिली पर, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन के जो भी कंपाउंड्स हैं, और नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इन सब की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा
कमेंट जरूर मैसेज करें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।